चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 क्लास 11th चैप्टर है एमर्जिंग ट्रेंड्स, उसकी एक्सरसाइज करेंगे हम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट सम ऑफ द क्लाउड बेस्ड सर्विसेज दैट यू आर यूजिंग एट प्रेजेंट। तो इसमें आपको वो लिखने हैं जो आप यूज़ करते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन है जो आज के दिन यूज़ होते हैं, तो इसमें से आप कौन से यूज़ करते हैं, तो आप इसमें से वो लिख सकते हैं। तो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, ये क्या है? क्लाउड बेस है। तो पहला क्या है? अमेजॉन वेब सर्विस। अमेजॉन द्वारा ये सर्विस दी जाती है। एक कॉम्प्रीहेंसिव क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफरिंग कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, मशीन लर्निंग टूल्स। मतलब कॉम्प्रीहेंसिव है, कई सारे जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लाउड बेस है और कंप्यूटिंग पावर, जैसे हो गया कि आपको कोई, जैसे बिटकॉइन वगैरह वो जब करते हैं, माइन करते हैं, तो आपको कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जैसे आप कोई वीडियो है उसको अपलोड करते हैं और उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, या उसमें से नॉइस रिमूव करना है, या कुछ भी, जैसे किसी पीडीएफ है उसको चेंज करना है, उसको कंप्रेस करना है, तो उसमें कंप्यूटिंग पावर लगती है। तो उस टाइप की कंप्यूटिंग पावर्स ये प्रोवाइड कराते हैं। मशीन लर्निंग टूल्स, जैसे जो आपका टॉपिक था मशीन लर्निंग, तो उससे रिलेटेड टूल जो है ये प्रोवाइड करता है। मैं आपको शॉर्ट में बताता चलता हूँ, आप इसमें से जो यूज़ करते हैं वो आप लिख सकते हैं। दूसरी सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट अजोर। ये है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये क्लाउड सर्विस फॉर बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग होता है। मतलब कि किसी जो आपने एप्लीकेशन बनाई उसको आपने वहाँ पे रख दिया है चलाने के लिए, होस्ट करवा दिया। होस्ट कह सकते हैं, डिप्लॉय कह सकते हैं। इसका जो टेक्निकल टर्म है वो है डिप्लॉय। किसी वेबसाइट को या किसी एप्लीकेशन को बना के आपने किसी सर्वर पे जब उसको होस्ट किया है, तो वहाँ से वो आपकी फाइलें वगैरह जो सेव होती हैं वहीं पे वो रन होता है। तो दैट इज़ नोन एज डिप्लॉइंग विद इंटीग्रेटेड टूल्स एंड फ्रेमवर्क। इंटीग्रेटेड टूल मतलब उसी से रिलेटेड, उसी के साथ टूल्स आते हैं जो आपके उस काम के लिए यूज़ होंगे। किसके लिए? किसी एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, टेस्ट करना है या डिप्लॉय करना है, सभी टूल्स आपको इस पे अवेलेबल मिलेंगे। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, गूगल का भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही स्केलेबल क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एंड एआई सर्विसेज ये है प्रोवाइड करता है। ऐसे ही ड्रॉपबॉक्स है, फाइल स्टोरेज है। ये इसमें क्या है? ये कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म अनेबलिंग सिक्योर शेयरिंग एंड सिंकिंग अक्रॉस डिवाइसेस। मतलब आपने इस पे ड्रॉपबॉक्स में एक फ़ाइल को जो है आपने अपलोड कर दिया और वो फाइल आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगी। जैसे कि आपका गूगल ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव में भी ऐसी है, आपने उस पर अपलोड कर दिया, फिर किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हैं। सेल्स फोर्स ए CRM प्लेटफॉर्म लेवरेजिंग क्लाउड टू मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप एंड बिजनेस डाटा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म होता है। इसमें कस्टमर से रिलेटेड सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह की सर्विस होती हैं, या उनको बैकएंड सपोर्ट होता है, कोई चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है तो उनको हेल्प करने के लिए इस टाइप की चीज़ें जो आपकी होती हैं वो इसमें होती हैं सेल्स फोर्स में। स्लैक है इसी तरह, ये सारे ही क्लाउड बेस है। टूल फॉर टीम कम्युनिकेशन, टीम के अंदर कम्युनिकेशन करना है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। कोई प्रोजेक्ट है उस पर कई सारे जो है डेवलपर काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें आपस में कोलैबोरेशन के लिए ये यूज़ होता है। जूम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ये सभी आप लोगों ने यूज़ किया होगा। वर्चुअल मीटिंग्स के लिए, वेबिनार्स के लिए, ऑनलाइन कोलैबोरेशन होता है, एक साथ मिलकर किसी काम को करना। और ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस में भी काफ़ी फेमस है जूम क्लास। ठीक है, अगला है नेटफ्लिक्स। ये तो आपने मूवीज़ ऑब्वियसली देखी होंगी। AWS बैक्ड है ये वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। ये ऑन डिमांड जो है आपको एंटरटेनमेंट ग्लोबली प्रोवाइड है। कहीं भी आप जाके इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए। ये सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिसको आप पे करेंगे जितना उतनी आपके लिए अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स हो गया, ऐसे ही शॉपिफाई हो गया। आपको अपना कोई ई-कॉमर्स स्टोर ओपन करना है इसके ऊपर, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ई-कॉमर्स स्टोर, अपना बिजनेस वहाँ पे रन कर सकते हैं। जैसे एक ऑफलाइन दुकान होती है, उसी तरह ये क्या है? एक ऑनलाइन शॉप है। इसका मॉडल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। अगर आप उसको जब ओपन करके देखेंगे तो आपको उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन स्टोर ओपन होता है, वहाँ पे सिर्फ आपकी एक जो है अपलोड होती है, सिर्फ जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आप बेचते हैं। दुकान आपकी रियल में होती है या नहीं होती, लेकिन इसमें आपका एक ऑनलाइन अलग से स्टोर होगा। अडोब क्रिएटिव क्लाउड है, ये है अडोब कंपनी के द्वारा ए सूट ऑफ डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन टूल अवेलेबल ऑनलाइन। तो कंटेंट किसी को क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, राइट करना है, या ऑडियो जनरेट करना है, वीडियो जनरेट करना है, उसको एडिट करना है, उसमें कोई डिज़ाइंस वगैरह तैयार करने हैं, तो उसके लिए ये अडोब क्रिएटिव क्लाउड है। सर्विस नाउ है क्लाउड बेस वर्क फ्लो ऑटोमेशन फॉर IT ऑपरेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो ऑपरेशन होते हैं उनके वर्क फ्लो को ऑटोमेट करने के लिए, ऑटोमेट होता है मतलब किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े आपको, तो वो हो गया ये ऑटोमेटिक जब काम होने लगे, तो IT ऑपरेशंस के लिए एंड बिजनेस की जो प्रोसेस होती हैं, बिजनेस में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे ही स्पॉटिफाई हो गया, म्यूज़िक के लिए आप यूज़ करते हैं। आप हो सकता है कोई और यूज़ करते हो, जियो सावन करते हो, या जो भी अदर ऐप अवेलेबल है आजकल बहुत सारी हैं। यूट्यूब का म्यूज़िक भी है और फ्री में भी है, और वो उसका सब्सक्रिप्शन पे भी है, तो आप हो सकता है वो यूज़ करते हो। तो जो भी आप यूज़ करते हैं पर्सनलाइज ऑडियो कंटेंट के लिए आप ये कर सकते हैं। गिटहब है, ये एक क्या है?
होस्टिंग सर्विस है फॉर वर्जन कंट्रोल एंड कोलैबोरेशन। जब एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम करते हैं तो गिटहब रिपोजिटरी बनाते हैं और उस पे जो है प्रोजेक्ट को अपलोड किया जाता है और उसी पे सभी काम करते हैं। आजकल यही तरीका अपनाया जा रहा है कि ऑफलाइन ना सेव करके ऑनलाइन सेव होता है। आप किसी भी कंप्यूटर से लॉगिन करिए तो आपका वो जो है वहाँ से आपका प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आप उस पर किसी भी कंप्यूटर से काम कर सकते हैं। आपको अपना कंप्यूटर जो है नेट से लेकिन कनेक्ट रखना पड़ेगा। इसी तरह एपेक्स भी है, एपेक्स में भी यही होता है। These services cater to a variety of needs from business प्रोडक्टिविटी टू एंटरटेनमेंट एंड डेवलपमेंट। मतलब कहने का यह है कि इसका पर्पज़ कुछ भी हो सकता है, अलग अलग पर्पज़ के लिए होती हैं। वैरायटी ऑफ नीड्स है, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, ये तो 12-13 ही बताए हैं। इसके अलावा भी आप सर्च करेंगे नेट पे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। अलग अलग किसी कंट्री में कोई फेमस है, कहीं पर कोई फेमस है, कुछ ज़्यादा जो है यूज़ में है, कुछ कम यूज़ में है। तो ये बिज़नेस प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं, कुछ फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में। तो जो बिज़नेस से रिलेटेड लोग होते हैं वही इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको वो लिखना है जो आप यूज़ करते हैं। तो मोस्टली स्पॉटिफाई हो सकता है आप लोग यूज़ करते हो, डेवलपमेंट कुछ लोग करते हो, अभी तो नहीं करते होंगे 11th क्लास में, लेकिन करते हो तो नेटफ्लिक्स है, जैसे जूम है, ड्रॉप बॉक्स वगैरह यूज़ किया होगा। गूगल की सर्विसेज जो है मोस्टली यूज़ करते हैं और इसी तरह से जो है आप यूज़ करते हैं वो लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? लिस्ट सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? मतलब बेसिकली ये है कि कोई भी चीज़ जो भी चीज़ आपके घर में अवेलेबल है, स्मार्ट डिवाइसेज हैं, उनसे जब आप कनेक्ट हो जाएं, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं, दैट बिकम्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कंप्यूटर का जो इंटरनेट से वो कनेक्ट हुए तो वो क्या कहलाया? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाया। तो जब ये जितनी सारी चीज़ें आपकी घर में यूज़ होती हैं, मोबाइल लैपटॉप तो है ही, उसके अलावा जितने आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, चाहे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर, जो भी आप यूज़ करते हैं, इवन आपके फैंस और लाइट्स भी, तो जब ये जुड़ती हैं तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बन जाता है। तो देखिए क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर्स द नेटवर्क। क्या है ये? नेटवर्क है वो फिजिकल डिवाइसेज। डिवाइस क्या होनी चाहिए? फिजिकल, वर्चुअल नहीं, फिजिकल डिवाइस। व्हीकल्स हो गए, आज के इंटरनेट इनसाइड लिखा होता है व्हीकल्स के ऊपर। होम अप्लायंसेज हो गए, होम अप्लायंसेज में आते हैं यही जो आपके मैंने बताए, माइक्रोवेव हो गया, आपका डिश वॉशर हो गया, या आपका फ्रिज हो गया, इस तरह की चीज़ें। एंड अदर आइटम्स, जो भी अदर आइटम यूज होते हैं, एम्बेडेड विद सेंसर। एम्बेडेड मतलब उसके अंदर ही सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। सेंसर्स लगे होंगे तो सेंसर्स आपको पता है, सेंसर्स के थ्रू ही जो भी डिवाइसेस होती हैं वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करती हैं और चीज़ों का पता लगाती हैं कि उससे क्या करना है। जैसे हम अपनी सेंसेस यूज़ करते हैं, इनके अंदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। एंड कनेक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कनेक्ट होते हैं नेट से, अलाउिंग देम टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डाटा विद अदर डिवाइसेज एंड सिस्टम्स ओवर द इंटरनेट। तो ये क्या कर सकती हैं? कलेक्ट भी कर सकती हैं डाटा, जब स्मार्ट होंगी, ठीक है। कुछ डिवाइसेज ऐसी होंगी डाटा कलेक्ट नहीं करती होंगी, सिर्फ वहाँ से ऑपरेट होती हैं। जब डिवाइस और एडवांस हो जाएंगी तो डाटा कलेक्ट भी करने लगेंगी एंड डाटा एक दूसरे के साथ जब एक्सचेंज करेंगी अदर डिवाइसेज के साथ और सिस्टम के साथ, तो ये और एडवांस जब हो जाएगा तो वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही रहेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्स दिस डिवाइस टू बिकम स्मार्ट। तो ये डिवाइस क्या हो जाएंगी? जब ये अपने आप काम करने लगेगी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप क्या समझेंगे कि ये स्मार्ट है। एंड इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगी। जैसे ही आप घर में घुसे, आपका डोर ओपन हुआ, एलेक्सा ने आपको वेलकम किया, तो क्या हो गया? ये इंटरेक्ट किया आपके साथ उसने। मेकिंग अवर लाइफ्स, आपका मूड खराब हुआ तो आपका उसने सेंस करके अच्छा सॉन्ग प्ले कर दिया। मेकिंग अवर लाइफ्स मोर कन्वीनियंट, आप घर पे आए उससे पहले आपका एसी चल गया, टेम्परेचर जो है आपका सेट हो गया आपके आने के टाइम होने से पहले, तो लगेगा ना कि जैसे कोई है आपके लिए अवेलेबल और वो काफ़ी स्मार्ट है और उसने आपके लिए काम किया, आपकी लाइफ को कन्वीनियंट, एफिशिएंट एंड ऑटोमेटेड बनाया। ऑटोमेटेड मतलब जो अपने आप हो, खुद तो हम कर ही लेते हैं, आके घर पे आओगे एसी, गर्मी लगेगी, एसी ऑन करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा ठंडा होने में, तो क्या हुआ? वो ऑटोमेटेड नहीं हुआ, मैनुअल हुआ। गाड़ियाँ भी आ रही ना ऑटोमेटिक और मैनुअल हियर, और फिर अभी आगे आ रही है सेल्फ ड्राइविंग कार, तो उससे कितनी कन्वीनियंट हो जाएगा, वो स्मार्ट कहलाती है। हियर सम पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ IoT। एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है? स्मार्ट होम्स में एंड सिटीज़ में, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा, स्मार्ट होम्स में और सिटीज़ में यूज़ होता है। कैसे कैसे? होम ऑटोमेशन में, आपके घर में जो भी डिवाइसेज हैं, लाइट है, उसका टेम्परेचर है एसी के थ्रू, सिक्योरिटी है, CCTV और अलार्म सिस्टम जो होता है, आपके फैंस हैं, ठीक है, तो ये अपने आप चलें और स्मार्टली काम करें। स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट, जैसे मूवमेंट सेंसर हो गया आपकी घर की लाइट में, तो वो खामखा ना जलती रहे, कोई उसके आगे से मूवमेंट हो, कोई इंसान आए तभी वो जो है लाइट ऑन हो। ऐसे ही घर के अंदर हो, किसी रूम में आप घुसे और लाइट ऑन होगी, जैसे ही आप घर से बाहर गए, मतलब उस रूम से बाहर गए, आपकी लाइट बंद होगी। तो इससे क्या होगी? एनर्जी की बचत होगी। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंटेलिजेंट हो जाएगा, उसमें चीज़ें पता चलेंगी कि कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ पहुँची है, ठीक है, कौन सी डिवाइस, उसमें कौन से पार्सल को कहाँ पे जाना है। जैसे कि ये अमेजोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सी गाड़ी कहाँ है, कहाँ रुकी हुई है, तो उससे जो टाइम वेस्ट होता है उसके वो जो है बच जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन मॉनिटरिंग, इसमें पोल्यूशन को मॉनिटर कर सकते हैं। सेंसर्स लगे होते हैं कि जहाँ पे पोल्यूशन आपको पता चलता है ना, वेदर मॉनिटरिंग है जिसमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है पोल्यूशन ज़्यादा है, तो उसमें फिर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स करती है। फिर हेल्थ केयर के अंदर है वियरेबल हेल्थ मॉनिटर्स, जैसे कि आजकल आप स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, वो उसका एक एग्जांपल है। उसको स्मार्ट इसलिए बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है? फिटनेस ट्रैकर होता है, स्टेप काउंट होते हैं,
आपकी स्मार्ट वॉच है, आपकी हेल्थ को मॉनिटर करती है, बीपी बताती है, ऑक्सीजन लेवल बताती है। तो इसी तरीके से जो भी वेरिएबल डिवाइस है वो इसमें हेल्थ केयर में आएगी। रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, दूर से ही पेशेंट को मॉनिटर किया जा सके, ठीक है। उसके अंदर आपको रिपोर्ट जो है आपके मोबाइल डिवाइसेस पे आप निकाल सकते हैं। आजकल पेसमेकर्स लगाए जाते हैं, इंसुलिन पंप्स हैं, ठीक है। उसमें कितना इंसुलिन का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो दे पाए, ठीक है, उसमें कोई सिस्टम हो, उससे जब आपका खत्म होने वाला है वो आपसे उसको पहले इंडिकेटर दे दे, ठीक है, कोई बीप की आवाज़ देने लगे, तो वो क्या हो गया, स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस में आ जाएंगी। मतलब जो भी चीज़ें किसी भी फील्ड में यूज़ होती हैं, उनको अगर ऑटोमेशन आ गया उसमें, वो अपने आप से आपको सजेशन देने लग गई, तो क्या होगी, वो स्मार्ट होगी, उनको आपकी हेल्प करने लग गई फिर वो। तो ये आप कहीं भी सोच सकते हैं, पर्सनलाइज मेडिसिन एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। मेडिसिन आपको जो है क्या करने लगे, आपके लिए खुद ऑर्डर कर दे, जब आपकी मेडिसिन खत्म हो जाएगा, अगर ऐसा स्मार्ट मेडिसिन बॉक्स हो, पहले ही आपके लिए मेडिसिन ऑर्डर कर दे, ठीक है, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, मेंटेनेंस में यूज़ होता है कि अभी मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर ले, और मेंटेनेंस के लिए कोई अलार्म सिस्टम हो, या अगर उसमें ऐसी फैसिलिटी है उसको खुद करने की, तो वो अपने आप क्वालिटी कंट्रोल होता है। जैसे किसी डिवाइस में कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किसी उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर क्रैक है, उसका साइज़ ठीक नहीं है, तो उसको क्या है, वो रिजेक्ट कर देगा। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन एंड लॉजिस्टिक। सप्लाई चेन क्या होती है, प्रोडक्ट बना, वहाँ से पैक हुआ, पैक होकर फिर होलसेलर के पास गया, होलसेलर के पास रिटेलर के पास गया, रिटेलर ने उसको रिटर्न किया। तो मतलब ये पूरा एक जो चेन है उसको ऑप्टिमाइज़ करना, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करते हैं। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग स्मार्ट हो जाए, मतलब कि आपकी जो मशीनें हैं वो अपनी प्रोडक्शन को जो है स्पीड अप कर सकें या स्लो कर सकें, ऑटोमेटिक हो जाए वो प्रोडक्शन। जैसे ही ऑर्डर आए तो उसमें तभी प्रोसेस होना शुरू हो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके जो डिवाइसेज हैं और यूज़ होती हैं, जो आप प्लांट्स वगैरह में जाकर देखते हो, चीज़ें मैनुअल हो, एक जो है उसको रोबोट्स करें बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, ठीक है। चाइना में ये काफ़ी एडवांस तरीके से हो रहा है, तो वो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करेंगे तो कॉस्ट कम आएगी। एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी वेस्ट कम होगी। एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जो भी आपके देखिए रिसोर्स को अगर ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्रोडक्ट महंगा होगा और कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जिसका प्रोडक्ट सस्ता होगा वही बिकता है, ठीक है, और सस्ते के साथ साथ अच्छा भी होता है। तो इन चीज़ों को जब कंट्रोल करेंगे, एनर्जी उस पर कम लगेगी, रिसोर्स उस पर कम खर्च होंगे, तो ये प्रोडक्ट सस्ता और अच्छा बनेगा। फिर आती है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में, व्हीकल कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। ऑटोनोमस कार्स, ट्रक्स एंड ड्रोन्स सब अपने आप चले, ऑटोमेटिक व्हीकल्स जो है बनाए जा रहे हैं। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, देखिए जैसे पता है कि इस साइड से ट्रैफिक शाम को जो है 6 PM पे ज़्यादा आता है, तो इस तरफ की जो रेड लाइट्स हैं बीच बीच में, उनको उनकी टाइमिंग को बढ़ा दे। इस तरफ से इस तरफ शाम को कोई नहीं आता, सुबह आते हैं 9 AM के, तो उस टाइम पे इस तरफ की लाइट्स का टाइम बढ़ा दे। अगर इसी में कोई क्रॉस ओवर है बीच में, तो मान लो दोपहर में इस साइड ज़्यादा जाते हैं, तो उस टाइम पे उधर की लाइट्स का जो रेड लाइट ग्रीन लाइट का टाइम होता है ना, उसको अपडेट कर दे। तो ये क्या हो गया, आपका इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। स्मार्ट पार्किंग, पार्किंग में आपको बता दे जहाँ पे पार्किंग खाली है वहाँ ग्रीन लाइट जले दिखे, वहाँ का रास्ता आपको जो है आपका GPS अपने आप बताए, या पार्किंग में ही कोई ऐसे इंडिकेटर्स लगे हों कि आपकी गाड़ी को देख के आपको अपने आप रास्ता बताने लगे, और फिर आपको जहाँ पार्किंग है उसका क्या करे, इंडिकेटर दे दे कि यहाँ पे ग्रीन लाइट जला दे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आता है टोल सिस्टम। टोल सिस्टम क्या है कि अभी जो टोल्स यूज़ हो रहे हैं आपके RFID का यूज़ करके हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फिर भी टाइम लगता है, टोल पे थोड़ा रुकना पड़ता है। एक टोल गेट बने होते हैं, इस पे बैरियर होता है, फिर ये रीड करता है, अपने आप हटता है, फास्टैग रीड होगा, और ये अपने आप ऑटोमेटिक, ये काफ़ी हद तक ये भी ऑटोमेटिक है। लेकिन अभी ये बैरियर ना होके भी जैसे दुबई वगैरह में होता है, अमेरिका में होता है, और एडवांस सिस्टम है GPS बेस्ड, जिसमें बस आपकी गाड़ी एक GPS लोकेशन को क्रॉस कर गई तो आपका जो है टोल कट जाएगा उसमें। स्मार्ट पार्किंग एंड टोल सिस्टम हो गया रियल टाइम ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। व्हीकल को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है कि अब आपका व्हीकल है, जब में GPS लगते हैं आजकल, अब यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ है, तो आपको कितनी उससे सहूलियत होगी। ट्रांसपोर्ट में भी है, अपनी पर्सनल गाड़ी में भी है, उसकी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक वर्चुअल फैंस क्रिएट कर सकते हैं कि उससे बाहर आपका व्हीकल ना जाए, ठीक है, उससे उसकी सेफ्टी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर में यूज़ होता है प्रिसीजन फार्मिंग एंड क्रॉप मॉनिटरिंग। क्रॉप कैसी बढ़ रही है, नहीं हो रही है, खराब हो रही है, पानी की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, या यूरिया की रिक्वायरमेंट है। प्रिसीजन मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ उसमें डाली जाए, फालतू का जो है जो चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो उसमें फसल में ना डाली जाए, तो खर्च भी कम हो जाता है। उसके अलावा सॉइल को मॉनिटर किया जा सकता है। जो सॉइल का एक रोबोट घूम रहा होगा आपके फार्म में, वो क्या करेगा, उसका सैंपल लेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसको पता चल जाएगा। सेंसर्स लगे होते हैं, जगह जगह पे सेंसर्स लगे होंगे, ठीक है, वो वेदर क्लाइमेट को मॉनिटर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पता चल जाएगा कि इस टाइम पे वाटर की ज़रूरत है कि नहीं है। वाटर तो जो पाइप लगे हैं, पाइपलाइन लगी है, उनमें पानी छोड़ना है नहीं छोड़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग सब ये
स्मार्टली मैनेज हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग एंड कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ में ये जीपीएस लगा दिए जाते हैं, ठीक है। वो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको ट्रैक किया जाता है, उनकी मूवमेंट देखते हैं, उनका पैटर्न स्टडी करते हैं, तो उससे उनको बचाया जा सकता है। और उसके साथ साथ पेड़ पौधों के भी लिए यूज़ किया जा सकता है। वियरेबल, वियरेबल जो आप मतलब पहनते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो आप पहनते हैं, जैसे जो भी स्मार्ट वॉचेज़ वगैरह है या स्मार्ट गैजेट जो और भी यूज़ करते हैं, फिटनेस ट्रैकर है, तो ये सब इसी के अंदर आते हैं। स्मार्ट ग्लासेस, ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइसेस, ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइसेस वही है मतलब कि जो सुपर इम्पोज कर दें आपके रियल जो वर्ल्ड है उसमें डिजिटल वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन को इसी के ऊपर दिखा दे। जैसे किसी शॉप पे गए, उसका रिव्यू आपको दिखा दे, उसकी स्टार रेटिंग आपको वहाँ पे शो होने लगे, आप अपनी डिवाइस को अगर उस दुकान की तरफ करें तो, ठीक है। स्मार्ट स्पीकर जैसे अलेक्सा वगैरह होगी, वॉइस असिस्टेंट भी वही है, फ़ोन्स में भी आजकल होता है वॉइस असिस्टेंट। गेमिंग कंसोल होते हैं, गेमिंग कंसोल और वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस, ये गेम खेलने के लिए जो है यूज़ होते हैं। आपके जो ये स्मार्ट ग्लासेस जो यूज़ होते हैं, वीआर सिस्टम्स यूज़ होते हैं। गेमिंग कंसोल जैसे एक बाइक है, बाइक पे आप बैठ के जो है बाइक गेम खेलें, जैसे आप जाते हैं मॉल्स वगैरह में, वहाँ पे ये लगे होते हैं, आप उसके अंदर एक कंसोल लगा होता है, उससे आप एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आप उससे ले सकते हैं, लेकिन वो क्या है, रियल नहीं होता, इसलिए उसको वर्चुअल रियलिटी बोला जाता है। दीज आर जस्ट ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मैनी पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ IoT। IoT के ये कुछ ही एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, कितना भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और IoT में IPv6 यूज़ होता है, IPv4 कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता था, क्योंकि IPv4 से उतने डिवाइसेस को कवर नहीं किया जा सकता, IPv6 से किया जा सकता है, वो आप नेटवर्किंग में पढ़ेंगे। एज द टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है, वी कैन एक्सपेक्ट टू सी इवन मोर इनोवेशन यूजेज ऑफ इनोवेटिव यूजेज ऑफ IoT इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हमारी एस्पेक्ट जितनी भी लाइफ, मतलब कि आप एक सिंगल डिवाइसेस को, ठीक है, चाहे वो छोटी से छोटी हो, आपका पेन है, ठीक है, आपकी नोटबुक है, आपका बैग है, इवन आपकी टॉयलेट है, ठीक है, आपकी टॉयलेट सीट में सेंसर्स लगे हों, सोच के देखिए, आपके जो शावर है उसमें सेंसर लगे हों, टेम्परेचर को वो सेंस करे, उसके अकॉर्डिंग कि कितना पानी, कैसा पानी जो है वो आपके ऊपर डालना है। शुरू में थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालें, फिर टेम्परेचर थोड़ा सा और उसका बढ़ा सकते हैं, गर्मियाँ है तो थोड़ा सा ठंडा पानी आए, तो सोचिए कितना अच्छा हुआ। टॉयलेट है, आप जब जाते हैं तो आपके यूरिन का सैंपल लेके उसको एनालाइज कर सके, उसकी रिपोर्ट आपको दे सके, ठीक है। तो कुछ भी मतलब जितना आप सोच सकते हैं उतना तक ये जो है जाने में सक्षम है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग मतलब एवरीथिंग जो भी आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग, किस पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे एंड बिग डाटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। किसकी डिलीवरी? कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की। जो कंप्यूट क्या होता है, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना या उसकी जो कंप्यूटिंग पावर जो होती है, किसी चीज़ को प्रोसेस करने की पावर जो होती है, एंड सर्विसेज जो भी उससे रिलेटेड सर्विसेज होती हैं उनको इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करना। सबसे इसमें मेन क्या है? इंटरनेट का द वर्ड इंटरनेट। इसमें अगर वो इंटरनेट के ऊपर नहीं है तो वो क्लाउड सर्विसेज नहीं है, उसको आपको अपने सिस्टम पे लोकली सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सिस्टम है, इसमें आपको सारी चीज़ें अगर लोकली सेव करनी पड़े तो स्टोरेज कितनी चाहिएगी? बहुत ज़्यादा चाहिएगी, ठीक है। प्रोसेसिंग पावर, ग्राफिक्स कार्ड कितने चाहिए? बहुत ज़्यादा चाहिएंगे, ठीक। और सिस्टम भी एकदम आपको अप टू डेट चाहिएगा, सिस्टम अप टू डेट चाहिएगा, सारी चीज़ें उसी के अंदर होंगी, स्टोरेज ज़्यादा होगी, फिर रैम भी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होगी आपको इसकी पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ ऊपर चली जाएगी और इसकी वजह से आपकी अप फ्रंट कॉस्ट, मतलब इस सिस्टम को बनाने की कॉस्ट, वो भी बहुत हाई होगी। तो हर एक कोई इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन हम सब अफोर्ड कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन, और जितना यूज़ है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने वो सर्विस क्लाउड से खरीदी, क्लाउड पे उसको पे किया और हमने उसको यूज़ किया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, एक तो देखिए आपका केबल सिस्टम है, आपके घर में केबल लगा हुआ है, हमेशा लगा रहेगा, आपको उसको देखो ना देखो आपको उसको पे करना ही है। एक आपका, आप नेटफ्लिक्स ले लो मान लो, ठीक है, आपको किसी टाइम दिल किया आपने उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया, नहीं दिल किया उसको सब्सक्रिप्शन को हटा दिया, ठीक है। DTH में भी ये फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी बहुत कि जब आप बंद करना चाहे, उसको पॉज करना चाहे, सर्विस को पॉज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग, देखिए आपको ना स्टोर करने की जरूरत है ना आपको प्रोसेस करने की जरूरत है ऑन लोकल कंप्यूटर। चीज़ें लोकली ना होके, आपके सिस्टम पे ना होके, वो चीज़ें कहीं और हो रही हैं, उनको कोई और मेंटेन कर रहा है, उनकी सिक्योरिटी कोई और देख रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो क्लाउड मान लिया जाता है। क्लाउड ऐसा कोई वो नहीं है कि जो रेंज वाले क्लाउड होते हैं, आसमान में होते हैं, उनमें कोई डाटा सेव होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक रिमोट लोकेशन होती है, वहाँ पे कोई उसको मैनेज कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, सब कॉस्ट उसकी जो है वो बियर कर रहे हैं। हम एक एंड यूज़र हैं, ठीक है, हमें जो है कोई सर्विस चाहिए, हम इनको पे करेंगे, बदले में ये हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतने टाइम के लिए, और उतना ही जो है वो पेमेंट लेंगे हमसे, ठीक। तो क्लाउड का सिंपल सा मतलब यही है। और क्लाउड के थ्रू जो सर्विसेज दी जाती हैं वो क्लाउड सर्विसेज हैं, उसमें से कंप्यूटिंग भी उसी का पार्ट है। यूजर्स एक्सेस रिसोर्सेज, क्या करेंगे? यूजर एक्सेस करेंगे रिसोर्सेज को एंड एप्लीकेशन थ्रू द क्लाउड। क्लाउड से वो इंफॉर्मेशन या जो रिसोर्सेज आप क्या है
एक्सेस करेंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ उसके यूज़ के लिए पे करेंगे, उसको उसकी सेटअप कॉस्ट जो होती है वो आप पे नहीं करेंगे। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऐसा नहीं कि कोई आपको ज़बरदस्ती दे देगा, ये क्या करना पड़ेगा, आपको डिमांड करनी पड़ेगी। जब आप डिमांड प्लेस करेंगे तब वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यूजर्स कैन प्रोविजन रिसोर्सेज, प्रोविजन होता है मतलब ले सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब कि आपको किसी को रिक्वेस्ट भेजने की ये जरूरत नहीं है कि जी आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ कोई क्या बैठा है, इंसान बैठा है वो जो आपको अप्रूवल करेगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें अपने आप होती हैं, आपने उस पर रजिस्टर किया, आपने उसको पेमेंट किया, ठीक है, तो सर्विस आपकी आनी शुरू हो जाएंगी। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है इसका, ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत जगह पे अवेलेबल है, ये रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, कहीं से भी कहीं पे भी कर सकते हैं। अमेरिका में दी जाने वाली सर्विस हम इंडिया में यूज़ कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। रिसोर्स की पुलिंग की जा सकती है, पुलिंग मतलब होता है कि कई सारे लोग मिलके एक चीज़ को यूज़ करें। रिसोर्स आर पूल्ड टू प्रोवाइड मल्टी टेंडेंसी। क्या होता है, देखिए जैसे आप एक कहीं जाना है आपको, ठीक है, ये क्या हो गया, एक गाड़ी है, आप क्या करेंगे, आप 4 लोग हैं, आपने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पैसा पे किया, एक गाड़ी को पूल कर लिया और आप चारों इसमें चले गए, बजाय इसके कि आप एक एक आदमी एक एक गाड़ी लेके 4 अलग अलग गाड़ियों में जाते, तो उससे क्या होती, कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक ही जगह पे ज़्यादा लोग एडजस्ट हो गए और उनको कॉस्ट भी कम पड़ी, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ये गाड़ी वाला इससे कमा रहा है, इसको कमाई अच्छी हो रही है, और इन इंडिविजुअल्स के लिए ये फ़ायदा हुआ कि इनको एक एक को कॉस्ट कम पड़ी। जैसे आप हॉस्टल्स वगैरह में या उसमें भी रहते होंगे, रूम्स में एक रूम लेके कई सारे उसमें रहते होंगे, तो वो क्या होती है, पूलिंग होती है। रैपिड इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक मतलब जो चेंज हो सके, जिसको चेंज करना जो है आसान हो। रिसोर्स कैन बी क्विकली स्केल्ड अप और डाउन, आप जितना ज़्यादा पे करेंगे उसके आपके रिसोर्सेज उतने ही आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। देखिए इंटरनेट होता है, आप पे करते हैं 1 GB पर डे के लिए, तो आपको 1 GB मिलता है, आप 2 GB के लिए करिए, आप अनलिमिटेड के लिए करिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्केल करना बिल्कुल आसान है, जब आप चाहें, जब आप डिमांड करें, ऑन डिमांड सब अवेलेबल है। मेजर्ड सर्विसेज, यूजर्स ओनली पे फॉर द रिसोर्सेज दे यूज, जैसे ये बताया 1 GB तो 1 GB, 2 GB तो 2 GB, जितना आपका क्या किया, मेजर्ड है, मतलब कि नाप तोल के दिया हुआ है। 2 GB है तो आपको 2 GB देंगे, अनलिमिटेड मांगा तो अनलिमिटेड देंगे। क्लाउड सर्विसेज के कुछ मॉडल हैं, जैसे मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, आसपास है सास, आसपास है सास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो क्लाउड सर्विसेज को इन 3 रूपों में दिया जाता है। प्रोवाइड वाइटलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, वर्चुअल होते हैं, वो रियल नहीं होते। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिया जाता है जो आपके पास नहीं होता, कहीं और होता है, आप उसको, आप अपनी जो एप्लीकेशन है उस पर क्या करेंगे, आप उसको वहाँ पे होस्ट करेंगे और उसके द्वारा दिए हुए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप जो है यूज़ करेंगे। वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता वो, ठीक है। उसमें क्योंकि बहुत सारे यूज़र होंगे, वही पूलिंग होगी, तो बहुत सारे यूज़र होंगे तो वो बहुत लोगों को दिया जाएगा। तो वहाँ पे मान लीजिए इतना स्पेस है, तो पूरा स्पेस तो आपको नहीं देंगे, आपको इसमें से इतना स्पेस वो प्रोवाइड कर देंगे वर्चुअल, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं पूरी सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, पूरा प्लेटफॉर्म ही आपके लिए है, जैसे आपको ऐसा लगेगा। फिर आता है प्लेटफॉर्म एज सर्विस, प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशन। आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है और उसको वहाँ पे डिप्लॉय करना है, तो आप इसके लिए क्या, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस और प्लेटफॉर्म एज सर्विस, ये दोनों ही आपको क्या है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है, ये आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि ये बहुत बड़ी स्टोरेज उनके पास थी, उसमें से इतनी स्टोरेज आपके लिए प्रोवाइड करा दी, या फिर उनकी नेटवर्किंग थी, उस नेटवर्किंग में से उन्होंने आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड करवा दी, या कंप्यूटेशन पावर थी उनके पास इतने GPU थे, उसमें से एक GPU आपको दे दिया, ठीक है। इसमें जो लेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। मिडलवेयर लगाना है, वर्चुअल मशीन लगानी है, या जो एप्स और डाटा जो भी आप क्या इस पर जो है यूज़ करने वाले हैं। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में क्या फ़र्क है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उस पर क्या करना है, आपको डिप्लॉय और डेवलप खुद करना है। मान लो आपकी एप्लीकेशंस आपने खुद बनाई और उस पर आपने अपलोड कर दी, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर एज सर्विस क्या करता है, सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दे देगा ओवर द इंटरनेट, जिसको आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। अगर इसमें यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो आप चैप्टर्स में जाके, चैप्टर नंबर 3 जहाँ पढ़ाया वहाँ मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है बिग डाटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो बिग डाटा क्या होता है, जितना भी डाटा रैपिडली आज के दिन जनरेट हो रहा है, उस डाटा को, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं और उसके बेस पे उसको बिग डाटा बोला गया है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा सेट होते हैं, लार्ज होते हैं, सबसे बड़ी बात वॉल्यूम होता है यानी, और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि उनका स्ट्रक्चर, उनकी टाइप वो है एक जैसी नहीं होती, वेरी करती है वो,
दैट आर डिफिकल्ट टू प्रोसेस। डिफिकल्ट टू प्रोसेस क्यों है? क्योंकि बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा डाटा है और कोई एक फिक्स मेथड उसके ऊपर काम नहीं करता। कहीं पे डाटा जो है वो कह सकते हैं कि किसी फॉर्म में है, कहीं पे जो है किसी फॉर्म में है। ये यूजिंग ट्रेडिशनल डाटा, जैसे कहीं फ़ोटो होगी, कोई वीडियो हो गया, वीडियो भी तो हो गया, तो कोई MP4 हो गया, कोई MOV फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। फिर पिक्चर भी है, कोई PNG होगी, कोई JPG होगी, कहीं टेक्स्ट आ गया, कहीं जो है पोस्ट आ गई, पोस्ट के अंदर जो है, ठीक है, कहीं पे मिक्स आ रहा है, फ़ोटो भी है, टेक्स्ट भी है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें सब मिक्स है, कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट भी उसका फॉलो वो नहीं करता। तो ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग टूल्स जैसे DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते थे, SQL वगैरह यूज़ करते थे, तो वो इस पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? इसके क्या होते हैं? 5V होते हैं। पहला V क्या है? वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, मैसिव साइज होगा और ये बड़ी स्पीड से बढ़ेगा, पेटाबाइट्स एक्साबाइट्स में। डेली बहुत स्पीड से डाटा जनरेट हो रहा है, बिलियंस ऑफ बाइट्स डाटा डेली जनरेट होता है। वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड वेलोसिटी होती है, मतलब इसका जनरेट होने की स्पीड बहुत ज़्यादा है और इन रियल टाइम वो डाटा जनरेट हो रहा है। जैसे अभी आप देखेंगे तो ये 1 बिलियन बाइट्स है, ठीक है, थोड़ी देर बाद देखेंगे 2 बिलियन बाइट्स है, थोड़ी देर बाद देखेंगे 3 बिलियन बाइट्स है, अगले पल वो जो है 5 बिलियन बाइट्स होता है, अगले पल वो 10 बिलियन बाइट्स हो सकता है। तो मतलब उसकी कोई फिक्स रेट नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। कोई पोस्ट डाल रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ एजेंसी वाले, कितने फिल्म इंडस्ट्री वाले, कितने सॉन्ग बनाने वाले हैं, ठीक है, कितने आप हम जैसे हैं जो हाथ में मोबाइल लेके घूमते हैं, ठीक है, और डेली जो है फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। मैसिवली डाटा ग्रो करते जा रहा है। और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म है, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म है, ठीक। वैरायटी, इसमें क्या है? वैरायटी अलग अलग फॉर्मेट में है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, कोई वीडियो है, इंक्लूडिंग, और उसमें कोई स्ट्रक्चर्ड भी है, कोई सेमी स्ट्रक्चर्ड है और कोई अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड हो गया कि सारा डाटा एक जैसा, टेक्स्ट ही टेक्स्ट है भाई, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्ड हो गया। या फिर ये हो गया कि ये नेम आएगा, इसमें क्लास आएगी, इसमें रोल नंबर आएगा, ठीक है, इसमें एज आएगी, तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड हो गया। कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया, जैसे न्यूज़पेपर के पोस्ट वगैरह होते हैं, फिक्स तो है कि ये न्यूज़ इसके बारे में है, लेकिन एक न्यूज़ इतनी बड़ी जगह पे छाप रखी है, एक जो है अगला न्यूज़ इतने बड़े पे है, कुछ न्यूज़ पूरे पेज पे है, कहीं पे टेक्स्ट दिखा रखे हैं, कहीं पिक्चर्स दिखा रखी हैं, तो वहाँ पे भी एक तरह की वैरायटी आ जाती है, ठीक है। और एक होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है, कहीं कुछ भी लिखा हो सकता है, उसका मतलब जो है एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। तो इसी तरह उस डाटा के जो है वो कई मीनिंग हो सकते हैं। कहीं 36 लिखा है मान लो, तो वो 36 जो है वो एज भी हो सकती है किसी की, वो मेल की एज भी हो सकती है, वो फीमेल की भी हो सकती है। या 36 कोई ऐसे ही है, 2 का टेबल लिखा होगा, उसमें है कि पता नहीं, ये 4 का टेबल है कि पता नहीं उसके अंदर है, मतलब कि ये कोई टेम्परेचर बताया हो सकता है 36 डिग्री, ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिक ना हो, तो ये क्या हो गया? अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। और वेरासिटी मतलब होता है कि उसकी जो है वो डाटा क्लीन हो ना हो, नॉइजी हो सकता है, उसके अंदर इनएक्यूरेट हो सकता है, ठीक है, उसकी कोई फिक्स वो नहीं है कि ये मतलब कि ऑथेंटिक भी है कि नहीं है, कंप्लीट भी है या नहीं है, ठीक है। और उसमें क्लीनिंग की ज़रूरत हो सकती है और प्री प्रोसेसिंग की, मतलब यूज़ करने से पहले उसको एक बार पहले यूज़ करने लायक बनाना पड़े, ऐसा वो डाटा हो सकता है। वैल्यू, उस जो बिग डाटा होता है उसमें बहुत वैल्यू छुपी हो सकती है। जैसे एक कोल माइन होती है, कोल माइन से कोयला निकलता है, उसी के अंदर से डायमंड भी निकलता है, तो उसकी क्या है? बहुत वैल्यू है, लेकिन वो क्या है? रेयर है, बहुत ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही गोल्ड है, गोल्ड माइनिंग करते हैं, ठीक है, हज़ारों टन जो है पत्थर और मिट्टी खोदने के बाद जो है कुछ केजी गोल्ड या कुछ ग्राम गोल्ड मिले, तो लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? बहुत ज़्यादा है। बिग डाटा हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट। इसमें पोटेंशियल है किसके लिए? इंसाइट्स होती हैं कि आप उससे कुछ जान सकें। जैसे बिजनेस होते हैं, उसमें कोई डाटा दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, बहुत सारे मोबाइल नंबर हैं पर पता नहीं किसके हैं किसके नहीं है, आधे चलते भी हैं कि नहीं चलते हैं, ठीक है, तो लेकिन उसमें से ही, उन फ़ोन नंबर्स में से ही कुछ ऐसे कस्टमर्स मिल सकते हैं किसी कंपनी को, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ लोग उसमें से उसको ऐसे मिल सकते हैं कि जो इंश्योरेंस लेने को तैयार है, लेकिन वो उसमें से उन लोगों को ढूंढ के निकालना कि इसमें से कितने वो हैं हमारे काम के, वो होता है इंसाइट। बिजनेस में कितने वो जो है बेनिफिट दे सकता है, काम आ सकता है वो डाटा, तो बिजनेस के बेनिफिट भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। टाइप्स ऑफ बिग डाटा, बिग डाटा के टाइप में आता है, 3 तरह का होता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, जो मैंने आपको ऊपर बताया उसका इसमें एग्जांपल है। स्ट्रक्चर्ड डाटा कैसे हो गया? जैसे डाटाबेस के अंदर डाटा हो गया जो कि एकदम ऑर्गेनाइज होता है, फॉर्मेटेड होता है और कॉलम्स वाइज होता है, जिसमें पता होता है कि ये इस कॉलम में लिखा है तो ये नेम ही है, इस कॉलम में लिखा है तो ये एज है, इसमें लिखा है तो ये रोल नंबर है, एंड सो ऑन। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मतलब जो कि कहीं कुछ तो स्ट्रक्चर्ड है, कुछ नॉन स्ट्रक्चर्ड है, दोनों के फीचर्स हैं इन दोनों के। जैसे XML फाइल होती है, XML फाइल जैसे HTML की होती है, वैसे ही XML फाइल होती है, उसमें टैग्स होते हैं, टैग्स में चीज़ें लिखी होती हैं, अलग अलग टैग बनाए होते हैं, कस्टमाइज टैग होते हैं इसके अंदर, इसलिए ये कुछ हद तक स्ट्रक्चर्ड भी है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है, आप कोई भी टैग बना सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड
अनऑर्गेनाइज डाटा होता है, जैसे कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, इमेज वीडियो हो गया, इन सबको मिला दिया जाए, वो भी कहीं पे कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, तो वो एकदम अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। बिग डाटा एनालिटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स में काम आता है ये। उसको, इस बिग डाटा को एनालाइज किया जाता है कैसे, इन्वॉल्व्स यूजिंग वेरियस टेक्निक, अलग अलग टेक्निक यूज़ होती हैं, क्योंकि जिस टाइप का जो डाटा है उस पर वही टेक्निक जो है काम करेगी। एक फिक्स टेक्निक सारे डाटा पे या सारे उस पर काम नहीं करेगी। फिर इसमें मशीन लर्निंग का, डाटा माइनिंग का, डाटा को माइन किया जाता है, जैसे कोल माइन में से कोयले को निकाला जाता है, फिर डायमंड को निकाला जाता है, उसी टाइप से आप समझ सकते हैं। एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होता है कि जो चलता है ये अपने जो काउंटिंग्स होती है ना, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इन पे ये काम करता है, ठीक है। स्टैटिक्स, इसमें से मान लीजिए 10 नंबर है 1 से 10 तक, लेकिन वो रैंडम है, 10 नंबर है, इनका मीन निकाला, इनका मीडियन निकाला, ठीक है, इनका मोड निकाला, ठीक है। कुछ फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड जो इन नंबर्स पे चलते हैं, और जैसे क्रिकेट का स्कोर है, ठीक है, किसी बैट्समैन की एवरेज जो है रन रेट क्या है, तो वो स्टैटिक्स के थ्रू निकाला जाता है। क्रिकेट में जो है स्टैटिक्स का काफ़ी यूज़ होता है, ऐसे ही टेम्परेचर मॉनिटरिंग में होता है, ऐसे ही जहाँ पे ये इस तरह का डाटा अवेलेबल होता है वहाँ पे स्टैटिकल एनालिसिस टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट, इनसाइट मतलब वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम की होती है वो निकालने के लिए, एंड वैल्यू फ्रॉम बिग डाटा। जैसे कि आप दिल्ली में गए हो तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा कचरे का वहाँ पे क्या है, ढेर है, उसमें से कुछ काम की चीज़ें भी लोगों ने जो है फेंक दी होती हैं, वो हो सकता है उनके काम की ना हो, लेकिन दूसरे के लिए, किसी के लिए वो बहुत वैल्यूएबल हो सकती हैं। तो लेकिन उस कचरे के ढेर में से उन चीज़ों को निकालना, वो क्या होगा, उसका डाटा माइनिंग होगा, उसमें से माइनिंग करना पड़ेगा। ऐसे ही कोयले की खान में से हो सकता है, ऐसे ही गोल्ड माइन के अंदर हो सकता है, ऐसे ही लिथियम माइन के अंदर हो सकता है, एंड सो ऑन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग अलोंग विद देयर एप्लीकेशन। क्या एक्सप्लेन करना है आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो चैप्टर में ये पहले 2 टॉपिक आपके यही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसी इंटेलिजेंस मशीन के अंदर लाना इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसी के अंदर एक सब पार्ट है मशीन लर्निंग। इंटेलिजेंस कब आएगी, जब सिखाया जाएगा, जैसे आप बच्चे हैं, आप सीख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, फिर उस लर्निंग के बेस पे आप कुछ और जो है जनरेट कर रहे हैं, या उसी को समझ के आप जवाब दे रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन लर्निंग उसका एक तरीका है, एक पार्ट है। हियर एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम ऐसे डेवलप करना दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस इंसान की जैसी बुद्धिमत्ता होती है, उसका इस्तेमाल करना पड़े और वो काम मशीनों से करवाना, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एक मशीन एक इंसान की तरह बिहेव करने लगे तो वो क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे लर्निंग, कुछ सीखना, ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग मतलब कि जैसे बताया गया कि ये शेप ऐसी है, अगली शेप जो है देखिए, इसमें एक शेप, ये एरो ऐसे है, ये एरो ऐसे है, ये एरो ऐसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट एरो बताइए कैसी होगी, तो आप बता सकते हैं कि ये ऐसे मूवमेंट कर रही है, तो नेक्स्ट एरो ऐसे आएगी। तो यही रीजनिंग अगर मशीनें कर सकें तो वो क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम दिया गया, उसको एक मशीन अगर अपने आप सोल्व कर लेती है तो क्या कहलाएंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाएंगे। जैसे क्यूब होती है, ठीक है, उस क्यूब को अगर मशीन अपने आप सोल्व कर दे, या ऐसे ही एक एग्जांपल है ये, कोई भी प्रॉब्लम आपको आई, अगर उसको वो मशीन ने सोल्व कर दिया तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। परसेप्शन एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मशीन जो है अगर ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके, उसी लैंग्वेज में रिप्लाई कर सके, तो वो क्या कहलाता है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग। परसेप्शन हो गया अपने जो अराउंड का एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को समझना, ठीक है। जैसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, मशीनें किससे देखती हैं, सेंसर्स के थ्रू देखती हैं, और उस एनवायरनमेंट को समझती है कि क्या एनवायरनमेंट है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो दैट इज नोन एज परसेप्शन। तो हमारे जैसा परसेप्शन मशीनों में आ गया, तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई सिस्टम यूज एल्गोरिथम, क्या यूज करते हैं, एल्गोरिथम, जो उनके टीचर की तरह काम करते हैं। एंड डाटा, क्या चाहिए उसको, एल्गोरिथम और डाटा चाहिए। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, वो यूज़ है एल्गोरिथम का और डाटा का, क्योंकि वो डाटा से ही सीखता है। हमें भी हमारी जो है ओवर द एज हमें धीरे धीरे डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है, हम उसी से सीखते हैं। हम हर एक चीज़ को जितने भी एक्शन लेते हैं, चलना फिरना, चीज़ों को उठाना, खेलना, भागना, दौड़ना, वो सब डाटा है, ठीक है। हमने दूसरों को देखा, हमने खुद प्रैक्टिस की, फिर उससे गलतियाँ की, उससे और सीखा, इंप्रूव किया, तो वो हमारे दिमाग में डाटा इकट्ठा होता गया। और वैसा ही एल्गोरिथम, फिर एल्गोरिथम होता है स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस, ठीक है। जो भी स्टेप किसी चीज़ को सोल्व करने के लिए, किसी काम को करने के लिए चाहिए होते हैं, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम उसके एक टीचर की तरह काम करता है, और डाटा उसके सीखने में काम आता है। बहुत सारी वो फोटो भी हो सकती हैं, वीडियो भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उससे वो जो मशीन क्या है, सीखती है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम टू मेक डिसीजन।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डिसीजन लेना एंड टेक एक्शन, एक्शन लेना। जैसे बॉर्डर पे कोई रोबोट खड़ा हुआ है एंड उसने देखा कि कोई फेंसिंग को इन्फ्लिक्टेड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ये ट्रेन किया गया है, ठीक है। उसको दिखाया गया है कि ऐसे कोई किए तो अपने जवानों ने उस पर क्या किया, अपने सोल्जर्स क्या एक्शन लेंगे, उस पर क्या करना है। तो अगर इस फेंस को कोई कैसे क्रॉस कर रहा है तो उसको वो सिखाया गया। देन उसने अपने सेंसर से सेंस किया कि ये फेंस है, इसको कोई क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। देन एक्शन क्या करना है, या तो अलार्म बजाना है, या कहीं सिग्नल भेजना है, या किसी सोल्जर को अलर्ट करना है, या खुद उसको, अगर उसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि वो उसको शूट कर सके तो वो शूट कर सकता है। यानी उसने एक डिसीजन ले लिया, और डिसीजन लिया कि क्या करना है, इसको शूट करना है या क्या करना है, इसको अपने किसी सोल्जर को इन्फॉर्म करना है या अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो उसने एक्शन भी लिया उस पर, ऑफन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के उसने वो काम कर दिया। मतलब इंसानों की कोई उसमें दखलंदाजी नहीं थी। एप्लीकेशन ऑफ एआई क्या रहती है? एप्लीकेशन बहुत सारी एप्लीकेशन है। वर्चुअल असिस्टेंट के लिए है, इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन के लिए है, ठीक है। ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, जैसे सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट वगैरह जो भी हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, मैसेज सेंड करना, कॉल करना, आप सबने इसमें यूज़ किया होगा। इमेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, कैप्चा वगैरह होता है, या जो भी डाटा उसको दिया जाए उसमें एक, मान लो डॉग को आइडेंटिफाई करना है, कैट को आइडेंटिफाई करना है, एक लायन को आइडेंटिफाई, या एक इंसान को आइडेंटिफाई, ठीक है। कोई इंसान किसी कुछ काम करके भागा है, कोई क्राइम किया है, सीसीटीवी में फोटो कैप्चर हुई, उसको दूसरे सीसीटीवी ने कहीं यहाँ देखा तो उसको उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये वही है, और अपने आप किया, ठीक है। स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, टेक्स्ट को अनेबलिंग एप्लीकेशन लाइक फेशियल रिकॉग्निशन, उस फेस को पहचानना, वॉइस को पहचानना कि ये किसकी वॉइस है, फोन्स में भी ये फीचर आज के दिन आ रहा है। लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, जैसे गूगल ट्रांसलेट करता है। एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जा सकते हैं। कैन मिमिक ह्यूमन एक्सपर्टीज, मिमिक मतलब उसकी कॉपी कर सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं। इन एरियाज लाइक मेडिसिन में मतलब डॉक्टर लाइन में डॉक्टर की वो नकल कर सकते हैं, आपको मेडिसिन बता सकते हैं। फाइनेंशियल ज्ञान आपको देख सकते हैं वो, और कानून आपको बता सकते हैं। प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक एडवाइस आपको कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प कर सकते हैं। लीगल गाइडेंस, जैसे एक आपको वकील या एडवोकेट जो आपको गाइडेंस देता है वैसी गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट का काम कर सकते हैं। रोबोटिक्स में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है एआई को। तो असेंबली, नेविगेशन एंड मैनिपुलेशन, एनेबलिंग एप्लीकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक एंड हेल्थ केयर, जैसा कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक में, हेल्थ केयर में कैसे यूज़ किया जा सकते हैं ये। अगला है मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है? मशीन लर्निंग के थ्रू। मशीन लर्निंग इज ए सबसेट, क्या है ये? सबसेट है किसका? एआई का। दैट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एल्गोरिथम। क्या होते हैं? एल्गोरिथम होते हैं जो ट्रेन करते हैं सिस्टम को टू लर्न फ्रॉम डाटा, डाटा से लर्न करना, ठीक है, एल्गोरिथम्स के थ्रू। यही मशीन लर्निंग है, और यही इसका बेसिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मेक प्रिडिक्शन करना कि आगे क्या होने वाला है, एंड डिसीजंस, और डिसीजन लेना विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं किया गया उसको, जस्ट एल्गोरिथम दिया गया है, डाटा दिया गया है, उस डाटा से अपने आप उसने लर्न किया। इस डाटा से कुछ और इनसाइट्स आई, फिर उसको बताया गया कि ये सही है या गलत है, तो उसके बेस पे उसने फिर और सीखा, फिर फर्दर उसने जो है उसके ऊपर वही बेस पे डिसीजन लेने शुरू किए, जैसे हम करते हैं, जैसे बच्चे करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैन लर्न फ्रॉम, किससे? तरीके होते हैं, जैसे इंसानों को सिखाने को होते हैं सुपरवाइज लर्निंग, कोई सुपरवाइजर होता है, अनसुपरवाइज बिल्कुल ही कोई सुपरवाइज ना करे। अनलेबल्ड डाटा, लेबल और अनलेबल्ड डाटा होता है, इसमें लेबल लगाया जाता है, बताया जाता है कि ये डॉग है, ये कैट है, ये काऊ है, ठीक है, लेबल किया जाता है और उससे वो सीख लेता है। अनलेबल में क्या होता है? लेबल भी नहीं दिया जाता, इसमें पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे को रिलेट करके देखना होता है, ठीक है। किसी वीडियो में देखा उसने कि एक ये डॉग बोल रहा है इंसान उसको, या उसके कोई फीचर्स हैं जिसके बेस पे वो सारे डॉग्स को एकदम कैटेगराइज कर लेगा, फिर मतलब कि एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेन ये है कि ये अनसुपरवाइज में क्या होता है? अनलेबल्ड डाटा होता है, और सुपरवाइज में क्या होता है? लेबल डाटा होता है। लेबल लगा होना, जैसे ना कि कोई डॉग की पिक्चर बनी है, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, डॉग की पिक्चर बनी है तो उस पर लिखा हुआ है कि ये लेब्राडोर है, ठीक है, लेब्राडोर है, ये पमेलियन है, ये बुल्ली डॉग है, ठीक है, ये जर्मन शेफर्ड है। तो उसमें क्या किया? लेबल लगाए हुए हैं, ठीक है। अनलेबल में वो लेबल भी नहीं लगे होते। रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है कि किसी को जो है ट्रायल एंड एरर के थ्रू सिखाना, कि पहले उसने करके देखा, ठीक है, उसमें एरर आया, उससे उसने फिर सीखा, उसने उसको जो है दोबारा बताया कि नहीं ये गलत है। रीइंफोर्समेंट होता है, या तो पनिशमेंट भी हो सकता है, या कोई जो है इनाम वगैरह दे के भी हो सकता है। जो रीइंफोर्समेंट इंसानों में काम करती है वही इनके भी काम करती है, क्योंकि इंसानों जैसा उनको बनाना है तो इंसानों की तरह ही सिखाने के तरीके भी होने चाहिए। फिर आता है एप्लीकेशन। एमएल की क्या एप्लीकेशन है? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, रिकमेंडेशन सिस्टम एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है? एमएल पावर्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कैन एनालाइज सेंसर डाटा फ्रॉम मशीन्स। मशीन के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, उनसे डाटा आता है,
टू प्रिडिक्ट मतलब उसने अंदाजा लगा लिया पहले ही व्हेन मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। जैसे आपकी गाड़ी चला रहे हैं उसमें आपको दिखा देगा कि एक सर्विस की जो है वो की बनी आने लग जाएगी, कहेगा कि सर्विस का टाइम हो गया है, आप सर्विस करा दीजिए। रिड्यूसिंग डाउन टाइम, तो पहले ही बता देगा तो हमें रास्ते में वो मशीन खराब नहीं होगी, गाड़ी खराब नहीं होगी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। कि क्योंकि अगर मान लीजिए गाड़ी की सर्विस आप टाइम से नहीं कराएंगे तो उसकी एवरेज कम हो सकती है, उसके कोई पार्ट्स टूट सकते हैं, आपको बीच में खड़े होना पड़ सकता है। ऐसे ही उसके अंदर होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर। रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं कि आपको कोई चीज़ रिकमेंड करना, कि आप आपके बिहेवियर को क्या किया उसने एनालाइज किया एंड आपकी प्रेफरेंस को देखा टू रिकमेंड प्रोडक्ट सर्विसेज एंड कंटेंट। जैसे कि यूट्यूब आपको कंटेंट सजेस्ट करता है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सर्विसेज सजेस्ट की जाती हैं कि आप ये चीज़ खरीद लीजिए, आपको प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, आपको सजेशंस में आते रहते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या देखते हैं। आपने अमेजोन पे कितनी देर किस प्रोडक्ट को देखा, किसको कार्ट में ऐड किया, किसको नहीं किया, किसको अभी आप बार बार देख रहे हैं, आप किसी चीज़ को बार बार देख रहे हैं तो मतलब आपको खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आपको बार बार दिखाता रहेगा। जिस टाइप का कंटेंट आप देखते हैं आपको वही कंटेंट, आप पढ़ाई का कंटेंट देखेंगे आपको ये दिखाएगा, आप मूवीज़ देखेंगे तो वो मूवीज़ का कंटेंट दिखाने लगेगा। ऐसे ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, हम जो बोलते हैं उसी को समझना और उसी में रिप्लाई करना, इंटरप्रेट करना कि इंसान क्या बोल रहा है। अनेबलिंग एप्लीकेशन लाइक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, उसको ट्रांसलेट करना। सेंटीमेंट एनालिसिस, किस सेंस में हम बोल रहे हैं। टेक्स्ट समराइजेशन, उसको टेक्स्ट जितना भी दिया, कोई टेक्स्ट प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, उसकी समरी निकालना, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देना। कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर देखने लगे कैसे। कंप्यूटर विजन कैन एनालाइज इंटरप्रेट विजुअल डाटा फ्रॉम इमेजेस एंड वीडियोज से। अनेबलिंग एप्लीकेशन लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जैसा कि मैंने बताया डॉग को डिटेक्ट करना शुरू कर दे, ह्यूमन को किसी सीसीटीवी में देखा तो रिकॉग्नाइज कर ले, फेशियल रिकॉग्निशन में आता है। एंड ऑटोनोमस व्हीकल, अपने आप जो व्हीकल चल सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, वो ऑटोनोमस व्हीकल्स हो जाएंगे। इन समरी एआई प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर मशीन्स टू परफॉर्म इंटेलिजेंट टास्क। इंटेलिजेंट वही हो गया जो जैसे इंसान कर सकते हैं वैसा ही कर सकते हैं आप, उसी को मान के चलिए उसका बेस होता है वो। While ML enables machines to learn from data and improve their performance over time। अगर उन्होंने कुछ लर्न कर लिया, जैसे आपने ये कंप्यूटर लर्न कर लिया, तो आपकी एफिशिएंसी कंप्यूटर को यूज़ करने में जो है इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही मशीन्स की एफिशिएंसी जब वो सीख लेती हैं तो उस चीज़ को यूज़ करने में उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल। क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग में बेसिक फर्क इतना सा ही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में एक सेंट्रलाइज रिसोर्स होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन होते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या है कि कोई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं होता, डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का भी इसमें डिफरेंस आ जाता है, और कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ना करके लोग जो है आप समझ लीजिए कि अलग अलग जगह से रिसोर्सेज लगा दिए, अलग अलग जगह पे सेंसर्स लगा दिए, ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रोसेसिंग उनके पास हुई और बाकी प्रोसेसिंग जो है सेंट्रल कंप्यूटर पे अगर हो जाती है तो वो एक ग्रिड कंप्यूटिंग कहलाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए मॉडल डिलीवरिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड सर्विस। या तो रिसोर्स देगा या क्या देगा, सर्विस देगा उन रिसोर्सेज को यूज़ करके। रिसोर्सेज आप यूज़ करेंगे, रिसोर्सेज यही होते हैं आपके, जैसे इसमें प्रिंटर हो गया, स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग पावर होगी, रैम होगी, सीपीयू हो गया। जब रिसोर्सेज बोलते हैं तो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इन चीज़ों से ही मतलब है कि आप कंप्यूट कर सकें, कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। ये चीज़ें लेकिन क्या होंगी, ओवर द इंटरनेट। इट प्रोवाइड ऑन डिमांड एक्सेस होगी टू ए शेयर्ड पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। ऑन डिमांड शेयर्ड पूल है, बहुत सारे जो है रिसोर्सेज दिए हुए हैं, सर्वर्स हैं, स्टोरेज हैं एंड एप्लीकेशंस हैं, तो वो आपको उसमें से प्रोवाइड कर देगा यूज़ करने के लिए जैसी आप डिमांड करेंगे। डिमांड नहीं करेंगे तो नहीं देगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है, ये पिछले क्वेश्चन में सारे ये टर्म हो चुके हैं। रिसोर्स की पुलिंग है, वो कार पुलिंग से एग्जांपल बताया था। रैपिड इलास्टिसिटी बढ़ सकती है, एकदम से ग्रो कर सकती है। मेजर्ड सर्विसेज होती है, मतलब नाप तोल के दिया जाता है, 1 GB तो 1 GB, 2 GB तो 2 GB डाटा आपने जितना एक्सेस किया। एग्जाम्पल इसके AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजोर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ड्रॉपबॉक्स, ये जो है आपको पहले उसमें क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिए गए। ग्रिड कंप्यूटिंग ऑन द अदर हैंड इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये क्या था, एक तरीके से ये सेंट्रलाइज है और ऑन डिमांड जो है सर्विस प्रोवाइड करता है। कहीं एक जगह पे उनको मेंटेन किया, हो सकता है किसी कंपनी अलग अलग जगह, लेकिन उसके पीछे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर दैट कोऑर्डिनेट, क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ फ्रॉम किसी टूल किट के थ्रू, फ्रॉम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। देखा इस पे क्या है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है टू अचीव ए कॉमन गोल। इसमें एक कॉमन गोल है, उसमें कोई कॉमन गोल नहीं है, सबको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो पैसा पे करते हैं और सर्विस यूज़ कर सकते हैं। इट अनेबल्स द शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। शेयरिंग रिसोर्स की करते हैं और कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ मतलब मेल मिलाप करते हैं, तालमेल, कोऑर्डिनेशन होता है। सच एज प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज एंड नेटवर्क। किसी नेटवर्क को भी शेयर कर सकते हैं, किसी स्टोरेज को भी शेयर कर सकते हैं, कोई पावर को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसी पावर, प्रोसेसिंग पावर। प्रोसेसिंग पावर का जब भी बोलते हैं तो CPU से रिलेटेड होता है, GPU भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड भी हो सकते हैं डिस्प्ले के लिए। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस होती है, ओपन स्टैंडर्ड्स के होते हैं, ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है इनकी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसके एग्जांपल है सेटी एट होम, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस, मतलब एलियंस, ठीक है। एलियंस कहीं कोई है उसको ढूंढना, उसके लिए अलग अलग जगह सेंसर इंस्टॉल किए हुए हैं, कहीं से कुछ सेंस मिलता है, ठीक है, कोई सिग्नल मिलता है तो उसको ये डिटेक्ट करता है। मतलब कि
एक यहाँ पूरे वर्ल्ड में जो है ये रिसोर्सेज जो है वो किए होते हैं, ऐसे करके कई जगह एंटीना लगे हुए हैं। जीपीएस के एंटीना भी कई जगह लगे हुए हैं, ठीक है। ग्राउंड एंटीना, सैटेलाइट्स, ठीक है, 24 सैटेलाइट्स लगे हुए हैं। फोल्डिंग एट होम, प्रोटीन फोल्डिंग सिमुलेशन, ग्रिड पीपी, पार्टिकल फिजिक्स, ग्रिड फिजिक्स के लिए यूज होता है ये, ओपन सोर्स ग्रिड, ठीक है। ये इसके एग्जांपल हैं, ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वैसे ही इसमें कोई ऐसी देखने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, आपको इस पर कोई रिसर्च नहीं। बस आपको एक ग्रिड कंप्यूटिंग का पता होना चाहिए कि क्या है। एक रिसोर्सेज का ग्रिड बनाया जाता है और एक कॉमन टास्क के लिए वो साथ आते हैं, एंड देन दे वो सेपरेट भी हो सकते हैं और उसके लिए पर्टिकुलरली डेडिकेटेड भी लगाए जा सकते हैं। रिसर्च वगैरह के लिए साइंटिस्ट वगैरह लगाते हैं, जैसे कि ये फिजिक्स के लिए लगाया हुआ है। की डिफरेंस क्या है इनके अंदर? पर्पज का डिफरेंस है, ठीक है, उसका पर्पज अलग है, इसका अलग है। क्लाउड कंप्यूटिंग फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड सर्विसेज टू computing resources, while grid computing aims to coordinate resource from multiple organization to achieve a common goal को अचीव करने के लिए अलग अलग जो है लोग या ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे होते हैं, अपने रिसोर्स शेयर करते हैं। क्या होता है इसमें? क्या कॉमन गोल के लिए वो काम करते हैं। इसमें ऑन डिमांड एक्सेस सर्विसेज की है, इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसमें एक सर्विस है वो इंडिविजुअल्स को ऑन डिमांड प्रोवाइड की गई। इसमें क्या है, इंडिविजुअल्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर एक टास्क को परफॉर्म करते हैं, ये डिफरेंस है इसमें। रिसोर्सेज का मैनेजमेंट आर मैनेज बाय सिंगल प्रोवाइडर या ऑर्गेनाइजेशन। ग्रिड कंप्यूटिंग में रिसोर्सेज मल्टीपल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग लोग हैं वो इसको अपने अपने रिसोर्सेज हैंडल करते हैं। जैसे मेरा कंप्यूटर है, मैंने किसी प्रोसेसिंग के लिए दे दिया, वो एक नेट उस पर्टिकुलर टूल किट को इंस्टॉल किया, उससे जोड़ा और उसमें मेरा कंप्यूटर यूज़ हुआ, देन उसको डिटैच कर दिया। स्केलेबिलिटी है इसमें। स्केलेबिलिटी का क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कैन बी स्केल्ड अप और डाउन क्विकली, स्केल अप और डाउन हो सकते हैं। वेयरएज ग्रिड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर ऑफन लिमिटेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। कोई पार्टिसिपेट करे तो करे, ना करे। अभी मैं यहाँ, आप मेरी क्लास में 5 लोग देख रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और मैं ये चाहूँ कि इसमें जो है 1000 लोग एकदम से पार्टिसिपेट करने लगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो विलिंगनेस पे टोटली डिपेंड करता है। अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन जो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है, सर्विस प्रोवाइडर है, मैं अपना कंटेंट जो है वो बढ़ा सकता हूँ। वो मेरे हाथ में है कि मैं उसको फटाफट जो है डेली कितने लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँ और डालूँ, वो मेरे ऊपर है। मैं वो स्केल कर सकता हूँ और आपको ऑन डिमांड प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे आप लोग सब डिमांड करें तो एकदम से मैं सारे लेक्चर्स भी अपलोड कर दूँ और धीरे धीरे भी अपलोड करता रहूँ, तो ये स्केल अप और डाउन किया जा सकता है। जस्ट एक एग्जाम्पल है। सिक्योरिटी इसकी क्या होता है? हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। एज रिसोर्सेज आर मैनेज बाय सिंगल प्रोवाइडर, उसका कंट्रोल होता है, पूरा सिक्योरिटी लगाई होती है, ठीक है। डिजिटल सिक्योरिटी भी है, फिजिकल सिक्योरिटी भी है। ग्रिड कंप्यूटिंग की सिक्योरिटी कैन भी मोर कॉम्प्लेक्स हो सकती है, ठीक है। एज रिसोर्सेज आर शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। एक तो एक जगह सब कुछ रखा हो, ठीक है, एक अलग अलग तरह के लोग जो ढंग से एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो इस पर सिक्योरिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है इनके केस में। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्टोरेज ऑफ डाटा इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ये एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें कहा गया है स्टोरेज ऑफ डाटा को स्टोर करना इज कॉस्ट इफेक्टिव है एंड टाइम सेविंग है इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ऑब्वियसली है टाइम कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि जितनी हमारी डिमांड है हम उतना देंगे। मान लीजिए आप गूगल ड्राइव पे शेयर करते हैं, सेव करते हैं डाटा, या आई क्लाउड पे शेयर करते हैं, तो आपको वो कॉस्ट इफेक्टिव है, कुछ हद तक फ्री भी है, उसके बाद यूज़ करते हैं तो आपको उसके लिए जस्ट उतना पैसा पे करना है, जितने टाइम के लिए यूज़ करना है उतना पैसा आपको देना है। तो ये नहीं कि आपको पूरा क्लाउड सेटअप करना है, पूरा स्टोरेज खरीदना है, उसकी सिक्योरिटी खरीदनी है, उसका सॉफ्टवेयर खरीदना है, उसका फिर बैकअप आपको चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए, तो वो सब आपको नहीं खरीदना है। और इन चीज़ों में फिर अगर ये चीज़ें सब नहीं खरीदनी है और नहीं इनको सेटअप करना है, तो वो टाइम भी जो है बचता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बचती है, पे एज यू गो मॉडल, जैसे आप पे करते हैं वैसे ही आपको जो है चार्जेस लगते हैं। स्केलेबिलिटी, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, क्लाउड स्टोरेज को स्केल करना आसान है। आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, आप उसके लिए पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत स्टोरेज अवेलेबल है कंपनीज के पास। ऐसे ही आप डाउन करना चाहिए कि नहीं मुझे अभी 100 GB की नहीं, मुझे 15 GB की रिक्वायरमेंट है, आप फ्री वाले वर्जन पे आ जाइए। नहीं, आपको हम मेरे को 1000 GB की रिक्वायरमेंट, आप उनसे डिमांड करिए, वो आपको और प्रोवाइड करा देंगे। स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है, टाइम सेविंग है, फास्ट डिप्लॉयमेंट है। ऑलरेडी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स वगैरह सब कुछ बने हुए हैं, आपको जस्ट उस पर अकाउंट क्रिएट करना है, अपना डाटा अपलोड करना है, बस उतनी ही देर है, आपका डिप्लॉयमेंट हो गया। ऑटोमेटेड मेंटेनेंस है, क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल मेंटेनेंस करते हैं, अपडेट देखते हैं, बैकअप देखते हैं, फ्रीइंग अप IT स्टाफ वगैरह वही मैनेज करते हैं, स्टाफ को सब वही मैनेज करेंगे। इससे आपका टाइम भी सेव होगा, आप अपने फोकस कर पाएंगे काम पे। इजी डाटा एक्सेस, एक्सेस क्या है? इजी है, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, एनी टाइम एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस ऑफ डाटा मेकिंग इट ईजियर। जैसे इंटरनेट हुआ और एक आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, या एक मोबाइल से भी वो तुरंत डाटा आप एक्सेस कर सकते हैं। एडिशनल बेनिफिट है डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का क्या बेनिफिट है? मल्टीपल लोकेशंस पे आपका डाटा होगा, एंश्योरिंग दैट डाटा इज अवेलेबल इवन इन द इवेंट ऑफ आउटेज। एक जगह पे सिस्टम खराब हो गया तो बैकअप भी है वहाँ पे आपका। वो बैक देखिए, फेसबुक है जैसे, आपने कभी नहीं देखा होगा उसको डाउन होते हुए। आपको हमेशा कितने रिसोर्सेज वो मेंटेन करते हैं, कितनी कॉपीज मेंटेन करते हैं, अलग अलग जगह सर्वर लगाए होते हैं उन्होंने। तो डाटा की
मल्टीपल लोकेशन पे अवेलेबिलिटी है। सिक्योरिटी, क्लाउड पर टिपिकली हैव रोबस्ट सिक्योरिटी मेजरमेंट, बहुत अच्छी सिक्योरिटी बड़े फेसबुक को क्या हैक करना पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। ये प्लेस करते हैं प्रोटेक्ट डाटा, ऐसी गूगल ड्राइव है, ठीक है, गूगल ड्राइव पे आपका डाटा है, कभी जो है आपका डाटा लीक नहीं होगा अनटिल अनलेस आप जो है वो गड़बड़ ना करें, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगा उस पर। डिजास्टर रिकवरी है, उन्होंने क्योंकि रेड स्टोरेज टाइप बनाए होते हैं, इसके लिए रिकवरी के लिए रेड स्ट्रक्चर वो फॉलो करते हैं। क्लाउड स्टोरेज कैन सर्व एज बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन, इंश्योरिंग बिजनेस कंटिन्यूटी इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर। एक कंट्री में डिजास्टर आ गया, सब कुछ हो गया, यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे मान लीजिए वो सब जो है बर्बाद हो गए, लेकिन वही रिसोर्सेज उनने यूके में भी रखे हुए हैं, ठीक है, उसकी एक कॉपी है वहाँ पे, वहाँ से आपको जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। डिजास्टर में रिकवरी पॉसिबल है, फिर जब वो ठीक हो जाएगा तो उसकी रिकवरी, उसकी कॉपी वहाँ भी क्रिएट कर देंगे। तो ये सारे इसके बेनिफिट हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड ए कोस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग सॉल्यूशन फॉर डाटा स्टोरेज, ऑफरिंग रिड्यूस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, स्केलेबिलिटी, फास्ट डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेटेड मेंटेनेंस एंड इजी डाटा एक्सेस। वही सब चीज़ें आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। व्हाट इज ऑन डिमांड सर्विस, जैसा कि नाम बता रहा है ऑन डिमांड सर्विस, जब डिमांड होगी तभी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, विदाउट डिमांड सर्विस नहीं होगी। हाउ इट इज़ प्रोवाइडेड इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे प्रोवाइड की जाती है, इंटरनेट के थ्रू, सब्सक्रिप्शन बेस एंड जितना पैसा आप देंगे उसके पे एज यू गो मॉडल के ऊपर किया जाता है। जैसे डिलीवरी मॉडल क्या है, ये ऑन डिमांड सर्विस क्या है, डिलीवरी, कैसे डिलीवरी देंगे, कैश ऑन डिलीवरी देंगे या प्रीपेमेंट वाला देंगे। वेयर रिसोर्सेज, सर्विसेज और एप्लीकेशंस, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं आज के दिन, ठीक है, आर प्रोवाइडेड टू यूजर्स एज नीडेड, जैसे जोमेटो है भाई, ठीक है, आपने खाना ऑर्डर किया तभी तो आपको भेजेगा, खाम क्यों भेजेगा, विदाउट रिक्वायरिंग एडवांस प्लानिंग, ना आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है, अभी दिल किया जोमेटो से खोला, ऑर्डर किया, खाना आ गया। लॉन्ग टर्म, ऐसे ही क्लाउड की सर्विसेज हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं, ठीक है, आपने एक बार ऐसे बना लिया वहाँ पे, ये नहीं कि आज आपने वो स्टोरेज खरीद ली, आपने वहाँ डाटा अपना डाल दिया और 10 दिन बाद या 1 साल बाद वो कंपनी बंद करके अपना समेट के भाग गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी आपकी। ऑन डिमांड सर्विस इन अपफ्रंट कॉस्ट होती है उसको सेटअप करने की कॉस्ट। इन क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड सर्विस इज ए की कैरेक्टरिस्टिक, क्लाउड कंप्यूटिंग में उसकी की कैरेक्टरिस्टिक है क्या है, ऑन डिमांड सर्विस कैरेक्टरिस्टिक है ये एक किसकी, क्लाउड कंप्यूटिंग की, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑन डिमांड, ठीक है, सर्विस हो चाहे एप्लीकेशन हो। दैट अनेबल यूजर टू प्रोविजन एंड डी प्रोविजन रिसोर्सेज को लेना और उनको वापस फ्री करना वो यूजर के ऊपर है। रिसोर्सेज हो गए, सर्विसेज एंड एप्लीकेशन, क्विकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। आपने आज व्हाट्सएप को चलाना है, फटाक से फ़ोन नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, लॉगिन करिए, आपका अकाउंट बन गया। नहीं चाहिए आप उसको अकाउंट को डिलीट कर दीजिए, प्योरली ऑन योर डिमांड एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट। हाउ इट इज़ प्रोवाइडेड, सेल्फ सर्विस पोर्टल होते हैं, सेल्फ सर्विस पोर्टल मतलब आप उसकी वेबसाइट पे गए, आपने उसके लिए ऑप्ट किया, पे किया, आपके पास सर्विस शुरू होगी। ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग है, ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग मतलब अपने आप जो है वो मिल जाता है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है कहीं से, ऐसा नहीं कि आप अप्लाई करेंगे वहाँ से अप्रूवल होगा, कुछ जगह होता है लेकिन मोस्टली जगह क्या होता है ये ऑटोमेटिक है ये प्रोसेस। अमेजोन पे अकाउंट खोलना है तुरंत खोलिए, जीमेल अकाउंट खोलना है तुरंत जो है आप जो आईडी पासवर्ड डालिए और काम शुरू। गोडैडी पे क्या करिए, आप जाइए अपनी वेबसाइट का नाम सजेस्ट करिए, वो तुरंत आपको बताएगा कि आप नाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अपनी जो आपने वेबसाइट बना रखी है या उधर ही जो टूल्स अवेलेबल है उनसे फटाफट जनरेट करिए, आपकी साइट रेडी टू गो है। स्केलेबिलिटी है, आप साइट को .in साइट चाहिए, .com साइट चाहिए, .uk चाहिए, वो आप उसके अकॉर्डिंग आप क्विकली जो है उसको स्केल कर सकते हैं, कितने बड़े लेवल पे आप कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद जैसे फेसबुक है, जैसे गूगल है, जैसे एडोब है, ठीक है, ये कंपनी जैसे एनवीडिया, ये अपने खुद के सर्वर्स रखते हैं, ठीक है, दूसरे के सर्वर्स पे, क्योंकि उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन उस लेवल की नहीं है जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद चाहिए। मीटर्ड बिलिंग है, जैसे आपके घर में मीटर लगे होते हैं बिजली के और जितना आप यूज़ करते हैं उतना ही आपकी बिल आती है, ऐसे ही इसमें जैसे आपका मोबाइल का रिचार्ज जितने का कराते हैं उतना ही आपको पे करना होता है। बेनिफिट्स है, इंक्रीज एजिलिटी, ठीक है, ऑन डिमांड सर्विस एनेबल यूजर टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग बिजनेस नीड। एजाइल मतलब एजिलिटी है, आप चेंज कर सकते हैं उसको जैसा आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं चेंजिंग। आज मुझे मान लीजिए कि PHP में करना, आज मेरा काम चल रहा है एक सिंपल HTML वेबसाइट से, थोड़ी सी स्टोरेज लेने से काम चल रहा है, स्टैटिक पेज है मेरे, काम चल गया। फिर मुझे PHP में डेवलप करना, रिस्पॉन्सिव पेज बनाने हैं, मुझे डाटाबेस भी चाहिए, मुझे स्टोरेज भी चाहिए, ठीक है, मुझे उसके साथ ईमेल आईडी भी देने हैं अपने जो है एम्प्लॉइज़ हैं उसको, तो उसके बेस पर फिर मुझे और बड़ी एप्लीकेशन चाहिए जिसपे मल्टीपल यूज़र जो है काम कर सकें, तो और बड़ा प्लेटफॉर्म में और जो है इसको मतलब एंडलेस है, कितना भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। रिड्यूस्ड कॉस्ट है, कॉस्ट भी इसमें कम आएगी। ऑन डिमांड सर्विस एलिमिनेट द नीड टू अपफ्रंट कॉस्ट, मतलब उसको सेटअप करने की कॉस्ट नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड अननेसेसरी रिसोर्सेज के लिए जो है वो आपको कॉस्ट नहीं लगेगी। इंप्रूव्ड स्केलेबिलिटी, स्केल करना आसान है, क्विकली स्केल अप और डाउन कर सकते हैं। एग्जांपल ये वही है, घूम फिर के वही एग्जांपल आएंगे, अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट अजोर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्लाउड प्लेटफॉर्म किसके लिए, स्टोरेज के लिए, नेटवर्किंग के लिए, कंप्यूटिंग पावर के लिए, ठीक है, ये सभी ऐसी ही सेम सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, किसी में कोई चीज़ जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, किसी में किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मोर और लेस ये एक जैसे ही है, डिपेंड करता है यूज़र पे वो किसको चूज़ करता है, सर्विस कहाँ से यूज़ करना चाहता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लार्ज स्केल प्राइवेट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस दे प्रोवाइड। तो इसमें गवर्नमेंट का क्लाउड प्लेटफॉर्म बताना है और प्राइवेट प्रोवाइडर जो है उनका बताना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है मेघराज, क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम है मेघराज। ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इट ऑफर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। जितने भी ये प्लेटफॉर्म है, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, ये सभी तीनों वही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सर्विस ही तीन टाइप की होती है, आस पास और सास। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए सर्विस के तौर पे देना, प्लेटफॉर्म को सर्विस के तौर पे देना और सॉफ्टवेयर को सर्विस के तौर पे देना। कि किसको देते हैं? तो गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स के लिए, उनके यूज़ के लिए बनाया है ये। इसमें लार्ज स्केल जो है प्राइवेट प्रोवाइडर कौन से हैं? उसमें सबसे पहले ये है अमेजोन का, जिसको AWS बोलते हैं, अमेजोन वेब सर्विसेज। कॉम्प्रिहेंसिव क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है ये, प्रोवाइडेड बाय अमेजोन। ये देखिए अलग अलग कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, ये अमेजोन का, ये माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, इसमें वही तीन सर्विस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में है EC2। ठीक है, EC2 का मतलब है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये मतलब C2 का मतलब C 2 बार है, ECC है ये। ठीक है, तो इसका क्या फुल फॉर्म है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जो कि वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड करती है टू रन एप्लीकेशंस। ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। S3 का मतलब है 3 S हैं ये, SSS। ये क्या है? स्टोरेज सर्विस है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। ये काफ़ी हाईली स्केलेबल है, स्टोरेज सर्विस है, जिसमें डाटा को स्टोर एंड रिट्रीव कर सकते हैं, इमेज, वीडियोज और फाइल्स, तीनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें। फिर है आपका इलास्टिक बीनस्टॉक प्लेटफॉर्म एंड सर्विस। तो ये इलास्टिक बीनस्टॉक क्या करता है? जितनी भी ये एप्लीकेशंस होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उनको डिप्लॉय करने के लिए एक तरह की सर्विस है। इस पर जो एप्लीकेशंस डिप्लॉय होंगी उनको डिप्लॉय करके और स्केल भी किया जा सकता है। इतना ही आपको जानने की जरूरत है, इसमें सिर्फ एग्जांपल लिखना है, एक मोटा मोटी आइडिया देने के लिए है ये। अगला है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ये क्या है? वर्चुअल वर्क स्पेस है, वर्चुअल वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है। ये अलाउ करता है यूजर को क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन जो होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए। जो भी ये एप्लीकेशन है इनको एक्सेस करने के लिए एक क्या है, ये प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन। फिर क्या है? डाटाबेस सर्विस। डाटाबेस सर्विस है, इसमें RDS और DynamoDB ये डाटाबेस के नाम हैं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जो है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ऑफर्स ए रेंज ऑफ सर्विसेज। ये भी सारी कौन सी सर्विस की रेंज वही होगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ये तीनों ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। ये ऐसे ही गूगल भी प्रोवाइड करता है, ऐसे ही IBM भी प्रोवाइड करता है। इनके नाम जो है अलग अलग हो सकते हैं। और जैसे कि आप इसका एग्जांपल मान के चलिए, जैसे कि आपको गाड़ी लेनी है, ठीक है, हर एक सेगमेंट में, हैचबैक सेगमेंट में, सेडान सेगमेंट में, ठीक है, और SUV सेगमेंट में, ठीक है, कई कंपनियां गाड़ी का, मारुति भी प्रोवाइड करती है, टाटा भी प्रोवाइड करती है, महिंद्रा भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, BMW भी है, Audi भी है, एंड सो ऑन, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो गाड़ियां तो वही है, वैसे ही है, सेगमेंट्स हैं, जैसे सेडान है, हैचबैक है, SUV है, ठीक है, 2-4 और सेगमेंट होंगे, मुझे उतनी उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि ये गाड़ी अलग कंपनी की है, ये अलग कंपनी की है, ये अलग कंपनी की है, बट उसमें थोड़े बहुत फीचर्स का फर्क है तो वो भी गाड़ी, वो भी वही सर्विस है, वो भी वही काम करती है, वो भी वही काम करती है, उसी सेगमेंट में है। जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के सेगमेंट में है, ये प्लेटफॉर्म एज सर्विस के सेगमेंट में है, ये सॉफ्टवेयर एज सर्विस के सेगमेंट में है। तो आप मानिए सेडान, हैचबैक और SUV, ये 3 सेगमेंट हो गए, इसमें कंपनियां अलग अलग होगी। अब अलग अलग कंपनियों की जो अलग अलग गाड़ियां होंगी उनके अलग अलग फीचर्स होंगे। बस यही डिफरेंस इसमें है कि कंपनियां अलग अलग प्रोवाइड करती हैं, किसी का कोई फीचर अच्छा है, किसी का कोई फीचर अच्छा है, जो यूजर को पसंद आता है, जो यूजर को यूजर फ्रेंडली लगता है, वो उसको यूज कर लेते हैं। कोई कंपनी किसी कंपनी का यूज करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी का यूज करती है, कोई ज़्यादा पॉपुलर है, कोई कम पॉपुलर है, बस इतना ही इसमें फर्क है। ज़्यादा इसमें कंफ्यूज ना हो, बस ये अलग अलग प्रोवाइडर है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और IBM है, और भी हैं, लेकिन अब मोटा मोटी इतना ही कर लेंगे तो भी बहुत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंपनी है वो इंटरेस्टेड है किसमें? क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंपनी लुकिंग फॉर अ प्रोवाइडर हु ऑफर्स ए सेट ऑफ बेसिक सर्विस। क्या चाहिए इनको? बेसिक सर्विस चाहिए है, सच एज वर्चुअल सर्वर चाहिए, वर्चुअल सर्वर प्रोविजनिंग एंड ऑन डिमांड स्टोरेज दैट कैन बी कंबाइंड इनटू ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा। फॉर डिप्लॉइंग एंड रनिंग कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन, इनको क्या चाहिए है? डिप्लॉय करना है और रन करना है अपना खुद का एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन को उसको ये खुद बनाएंगे और रन करेंगे, मैनेज करेंगे। तो इनको सिर्फ क्या चाहिए है? एक तो इनका सॉफ्टवेयर खुद का है, तो सॉफ्टवेयर सर्विस तो नहीं चाहिए इनको। फिर इसमें देखिए कि व्हाट टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल फिट्स देयर रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या फिट बैठेगा। तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट जो बैठेगा, यहाँ पे लिखा भी है, आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म चाहिए उनको। क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म, ये वाला देखिए, इनको
प्लेटफॉर्म चाहिए है, लिखा हुआ है, और जिसपे डिप्लॉय कर सके और रन कर सके कस्टम एप्लीकेशन। तो कस्टम एप्लीकेशन डिप्लॉय करने का जो ऑप्शन होता है वो प्लेटफॉर्म एज सर्विस में ही होता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस में भी नहीं होता, एप्लीकेशन एज सर्विस में भी नहीं होता, क्योंकि एप्लीकेशन तो इनकी खुद की है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस भी नहीं चाहिए इनको, क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो इसका आंसर यही होगा। क्यों होगा? फॉर पास प्रोवाइड्स कंप्लीट प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, रनिंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशन। उसका फीचर ये है प्लेटफॉर्म एज सर्विस का, उसका फीचर क्या है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग, रनिंग एंड मैनेजिंग द एप्लीकेशन अपलोडेड बाय द यूजर। वर्चुअल सर्वर प्रोविजनिंग होती है इसमें, वर्चुअल सर्वर भी मिल जाता है, ऑन डिमांड स्टोरेज मिल जाती है, डेवलपमेंट टूल मिलते हैं, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट टूल मिलते हैं। इसके ये फीचर्स हैं, ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिए। इसके 4 फीचर हैं, इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। उसके बेस पे आपको, ये जरूरी नहीं है कि इस बुक में मतलब ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ये प्लेटफॉर्म एज सर्विस का पूछा हुआ है, तो कोई भी केस स्टडी दे देंगे, एक केस आपको देंगे, उसमें आपको मतलब देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या फिट बैठता है। तो जब आपको पता होगा कि फीचर्स क्या हैं उन प्लेटफॉर्म एज सर्विस के, सॉफ्टवेयर एज सर्विस के और इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के, तभी आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पास अलाउ कंपनीज टू फोकस ऑन डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग देयर एप्लीकेशन। तो इसमें ये क्या चाहते थे, डेवलप करना और डिप्लॉय करना चाहते थे अपनी एप्लीकेशन को, विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मैनेज नहीं करना, ना उसकी कॉस्ट उस पर खर्च करना है, ना उसका ओवरहेड इनको चाहिए है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बाकी जो है चीज़ें क्यों फिट नहीं बैठती, सॉफ्टवेयर एज सर्विस क्यों फिट नहीं बैठती, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो उनका अपना खुद का है, सीधा सा है, क्वेश्चन में ही प्रोवाइड। सास क्या प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, बट डजंट ऑफर ए प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करता फॉर डिप्लॉइंग कस्टम एप्लीकेशन। कस्टम एप्लीकेशन वहाँ आप नहीं डाल सकते हैं, जैसे फेसबुक है, आप अपनी एप्लीकेशन फेसबुक के ऊपर नहीं डाल सकते। एप्लीकेशन एज सर्विस में क्या होगा, नोट ए स्टैंडर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है, ये 3 ही मॉडल है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस। एप्लीकेशन एज सर्विस तो कोई मॉडल ही नहीं है, वो इसी में आ जाता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस में। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस ये क्या करता है, देखिए इसमें आप तीनों के लिए फीचर भी लिख दिए हैं, क्या कर दिया है, प्रोवाइड वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। मोस्टली जहाँ कहे कि कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए हैं उनको, ठीक है, तो आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस को करेंगे। वो कहें कि एक बना बनाया पहले से सॉफ्टवेयर चाहिए जो उनकी डिमांड कर दे, तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस क्या करता है, ये ऑफर नहीं करता कंप्लीट प्लेटफॉर्म नहीं देता फॉर डिप्लॉइंग एंड रनिंग एप्लीकेशन। प्लेटफॉर्म क्या है, एक बड़ा टर्म हो गया कि पूरा प्लेटफॉर्म देता है, सब कुछ है उसके अंदर, स्टोरेज भी है, जो उसके एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिक्वायरमेंट जो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिएगा, वो सब कुछ है। फिर उससे थोड़ा छोटा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज या स्टोरेज, इतनी सी स्टोरेज दे दी, या उस पर जो जितने जीपीयू है उसमें से एक दे दिया, सीपीयू, मतलब काफ़ी, मतलब उनके पास मान लीजिए 1000 जीबीपीएस की जीबी की जो है प्रोसेसिंग पावर थी, या गीगाहर्ट्ज, समझ सकते हैं 1000 गीगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में ये नहीं आएगा, मतलब ये कि इसमें कोई इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। बहुत सारे इनके पास जो है कंप्यूटिंग पावर है, प्रोसेसर्स हैं अलग अलग जो है। जहाँ भी कंप्यूटिंग पावर की बात हो, रिसोर्सेज की बात हो, तो वहाँ सीपीयू जीपीयू यही आएंगे, ठीक है। अब ये मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, और उसमें से ये कुछ जो है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दे। तो ये इससे थोड़ा सा छोटा हो गया, सिर्फ एक पर्टिकुलर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, तो स्टोरेज प्रोवाइड किया, प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड की, ठीक है। फिर उससे भी छोटा आ जाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये मतलब एक आपको मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। प्लेटफॉर्म भी छोटा हो सकता है सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर तो है फेसबुक बहुत बड़ा जो है आज के दिन सॉफ्टवेयर है, अमेजोन बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं एक आपको एक जनरलाइज व्यू के तौर पर समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सॉफ्टवेयर एज सर्विस यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर, यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर या स्टोरेज, और इसमें पूरा प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये जो है इनका बेसिक डिफरेंस है। अब इसमें से जो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द गवर्नमेंट प्लान्स टू मेक ए स्मार्ट स्कूल, क्या बनाना चाहती है गवर्नमेंट, स्मार्ट स्कूल बनाना चाहती है बाय अप्लाइंग आईओटी कॉन्सेप्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करना चाहती है। हाउ कैन ईच ऑफ द फॉलोइंग बी इंप्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म ए स्कूल इनटू ए आईओटी एनेबल्ड स्कूल। आईओटी एनेबल्ड कैसे हो सकता है, जैसे ई टेक्स्ट बुक है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट है, वाईफाई सेंसर्स ऑन क्लासरूम डोर है, सेंसर इन बसेज हैं, वियरेबल्स हैं, मतलब कि हर एक चीज़ को इसमें इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए और इसको स्मार्ट बना दिया जाए। स्मार्ट तो ये डिवाइसेज हैं ही, सबको, सब चीज़ों को इनके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए धीरे धीरे, तो क्या है वो स्मार्ट स्कूल बन जाएगा। तो ये कैसे इंप्लीमेंट हो सकते हैं, हियर इज हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ई बुक कैसे इंप्लीमेंट होगी, ई बुक हमने लगा तो दी, बट उसमें क्या है, हमें कंटेंट क्रिएट भी कराना पड़ेगा। ट्रेडिशनल जो है टेक्स्ट बुक है, ठीक है, ई टेक्स्ट बुक को ई टेक्स्ट बुक से कन्वर्ट कर दिया, बस ऐसे ही तो लागू होगी। और कैसे लागू होगी, जैसे ई पब या पीडीएफ में जो है, ई पब एक फॉर्मेट होता है बुक्स के लिए, एंड पीडीएफ। इंटरेक्टिव फीचर्स इंटरेक्टिव होंगे, इनकॉर्पोरेट इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, जिससे आप इंटरेक्ट कर सकें, ऐसे एलिमेंट्स उसमें डालने पड़ेंगे, सच एज वीडियो, क्विजेज एंड गेमिफिकेशन।
उसको गेमिफिकेशन होता है, गेम की फॉर्म में डाल देना, इंटरेक्टिव बना देना, मतलब उस ई बुक को एक्सेसिबिलिटी सबके लिए एक्सेसिबल, यानी ई बुक लगा दी किसी को मिल ही नहीं रही है, वेरियस डिवाइसेज पे अवेलेबल हो, टैबलेट्स पे, लैपटॉप्स पे, स्मार्टफोन्स पे। एक मान लीजिए सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन बनाई ई बुक की, ठीक है, वो किसी डिवाइस पे चलती है, किसी पे नहीं चलती है, तो उसका क्या फ़ायदा है? तो वो सब पे चलने वाली होनी चाहिए, अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन उसकी आनी चाहिए, इंप्लीमेंट ए सिस्टम फॉर ऑटोमेटिक अपडेट्स, ऑटोमेटिक अपडेट आनी चाहिए, नोटिफिकेशन आनी चाहिए, एंड फीडबैक मैकेनिज्म भी उसके अंदर होना चाहिए। अगर यूजर्स को उसके अंदर कोई कमी लगती है बच्चों को, तो वो जो है बता सकें कि इसमें ये कमी है और उसको सुधार किया जा सके। फिर जो है वैसे ही स्मार्ट बोर्ड्स को इंप्लीमेंट किया जाए, उसी में भी इंटरेक्टिव डिस्प्ले होना चाहिए, उनका कोलेबोरेशन टूल होने चाहिए, कंटेंट शेयरिंग होनी चाहिए, रियल टाइम उसका फीडबैक होना चाहिए, ताकि रियल टाइम फीडबैक और असेसमेंट पॉसिबल हो स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू। स्मार्ट बोर्ड में क्या करेंगे? इंटरेक्टिव डिस्प्ले। इंटरेक्टिव डिस्प्ले कैसे होगी? जो कि टच से काम करती हो, जेस्चर से काम करती हो, एंड वॉइस कमांड से भी काम करती हो, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको एडवांस बनाने की कोशिश करनी है। तो अकेले टच से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर जेस्चर वाला और वॉइस वाला हो तो और बढ़िया है। कोलेबोरेशन टूल मतलब चीज़ों को इंटीग्रेट किया जा सके, जैसे कि डिजिटल व्हाइट बोर्ड है टू फैसिलिटेट ग्रुप वर्क एंड आइडिया शेयरिंग। जैसे आपकी गूगल क्लासरूम्स आते हैं या जो है माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड आता है, इनमें चीज़ें शेयर की जा सकती हैं। टीचर लिखेगा और बच्चों के डिवाइस पे वो शो होगा, तुरंत जो है शेयर किया जा सकता है, इस बोर्ड से कनेक्ट होते हैं। कोलेबोरेशन टूल होना चाहिए उसके अंदर, कंटेंट शेयरिंग, कंटेंट शेयर कर सकें, जो मैंने ये अभी बताया, ठीक है, वीडियो, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं। रियल टाइम फीडबैक होना चाहिए, तुरंत जो है फीडबैक दिया जा सके, फीडबैक बहुत जरूरी है ताकि उसमें सुधार किया जा सके, या ग्रेडिंग्स वगैरह भी देने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऑनलाइन टेस्ट लिया जा सके, कैसे ऑनलाइन टेस्ट को कैसे करेंगे? असेसमेंट टेस्ट किस लिए होते हैं? असेसमेंट के लिए। डेवलप किया जाए और इंटीग्रेट किया जाए एन ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट वेरियस क्वेश्चन टाइप्स एंड फॉर्मेट्स। जैसे ये क्वेश्चन है, इनको ऑनलाइन एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाए, ऑनलाइन टेस्ट ले लिया जाए, पढ़ाने के बाद तो क्या है, वहीं पे वो उसकी ग्रेडिंग हो जाएगी, आपको नोटबुक में लेके लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटेड ग्रेडिंग भी हो सकती है कि मान लीजिए जैसे एग्जाम हुआ, ऑब्जेक्टिव आंसर है, आपने इसमें से ये आंसर लगाया, इसमें से ये आंसर लगाया, क्वेश्चन पेपर अपने आप चेक हुआ, टीचर को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपका पेपर चेक हो गया और आपको ग्रेडिंग का सिस्टम उसमें जैसे पहले से इंप्लीमेंट होगा, आपको ग्रेडिंग भी मिल गई। रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो, टीचर कौन क्या कर सके? अनेबल टीचर टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस इन रियल टाइम में ही होगा प्रोग्रेस, तो ठीक है, तभी पॉसिबल है। ये ऑनलाइन टेस्ट होगा तो तुरंत की तुरंत जो है रिजल्ट जनरेट हो जाएगा और तुरंत प्रोग्रेस आ जाएगी। इससे एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स भी जनरेट हो सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट में बच्चे ने इतना स्कोर किया, सेकंड टेस्ट में ऐसा परफॉर्मेंस, थर्ड टेस्ट में ऐसा परफॉर्मेंस, तो ये ग्राफ देख लेंगे, ग्राफ इसका ऊपर जा रहा है या ग्राफ बच्चे का नीचे जा रहा है या जो है फ्लक्चुएट कर रहा है ग्राफ, ठीक है। यही होता है इनसाइट्स उसमें से निकालना। ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि ऊपर गया कि ग्राफ नीचे गया, तो यही इनसाइट्स होती हैं, ये मार्क्स के बेस पे निकाली जा सकती हैं इनसाइट्स। वाईफाई सेंसर्स ऑन क्लासरूम डोर के ऊपर वाईफाई सेंसर्स लगाए जा सकते हैं। उससे क्या होगा? अटेंडेंस ट्रैकिंग। वाईफाई सेंसर लग गया क्लासरूम के डोर पे तो स्टूडेंट की अटेंडेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगी जैसे ही वो एंटर करेगा। आरएफआईडी वगैरह उनके हाथों पे लगाया जा सकता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, टीचर देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस टाइम आ रहा है और अटेंडेंस उसको रियल टाइम में मिलती रहेगी। जैसे ही बच्चा क्लास के अंदर हुआ उसका टाइम जो है नोट हो गया, ठीक है, और तुरंत टीचर के पास नोटिफिकेशन आ गया उसका। ये देखिए अगला स्टेप है नोटिफिकेशन टू पेरेंट्स और गार्जियंस व्हेन स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। मान लीजिए आप स्कूल के लिए घर से निकले और आप स्कूल में नहीं पहुंचे, तो स्कूल का टाइम हो गया और उससे कुछ 5-10 मिनट बाद तक का मार्जिन सेट कर दिया जाए और अगर उससे आप लेट होते हैं तो आपके घर पे आपके पेरेंट्स को फ़ोन पे मैसेज चला जाए। सोचिए कितना अच्छा होगा, है? कुछ बच्चे तो घबरा गए होंगे ये सुन के कि ऐसा भी सिस्टम हो सकता है। यस, ऐसा सिस्टम आने वाला है, ठीक है। प्रोवाइड एनालिटिक्स ऑन अटेंडेंस पैटर्न टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स और एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। बच्चे की अटेंडेंस नहीं है, उसमें देख सकते हैं कि किस दिन किस सब्जेक्ट का कोई टेस्ट तो नहीं था, कि टेस्ट के दिन बच्चा जो है एब्सेंट होने की कोशिश करता है, या उसकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बार बार जो है एब्सेंट होता है, या कोई और रीज़न है, ठीक है, या बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो जो है ट्रेंड्स उसमें पता चल जा सकते हैं, वो ट्रेंड्स भी एनालाइज किए जा सकते हैं। फिर बस में सेंसर होगा, बस में भी सेंसर लगा दिया तो एक तो बस की पोजीशन पता चल जाएगी, जीपीएस सेंसर होगा तो बस को ट्रैक किया जा सकता है रियल टाइम। रूट ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, जीपीएस सेंसर का डाटा देख के बस के रूट को ऑप्टिमाइज करके कि ये बस मान लीजिए अगर यहाँ से घूम के आती है तो अगर डायरेक्ट कोई रास्ता है तो वो भी हो सकता है। हालांकि ये चीज़ ड्राइवर्स वगैरह को पता ही होती है, तो इतना ये रूट ऑप्टिमाइजेशन इतना ज़्यादा वैलिड मतलब अच्छा पॉइंट नहीं है, चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। हाँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत अच्छा पॉइंट है। एक तो रियल टाइम ट्रैकिंग होगी, एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगी, एनहांस हो जाएगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मान लीजिए कि बस यहाँ खड़ी है काफ़ी देर से रास्ते में, तो अगर टाइम होता जा रहा है तो तुरंत इसको यहाँ स्कूल से फ़ोन आ सकता है कि आप इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या रीज़न है, अगर ड्राइवर नहीं बताना चाहता है तो। या फिर वो बता सकता है कि कोई बच्चा लेट है, आ नहीं रहा है, मतलब कि मॉनिटरिंग उसकी की जा सकती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बच्चों की बढ़ जाती है। पेरेंटल नोटिफिकेशन, पेरेंट्स को नोटिफिकेशन तुरंत जा सकता है जब बस जो है उनके वहाँ से निकल जाए या स्कूल में पहुँच जाए। मान लीजिए स्कूल आपका घर यहाँ है, ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल हाउस, स्कूल से बस निकली,
बस निकलते ही स्कूल से आपके पेरेंट्स को नोटिफिकेशन चला गया कि आपका बच्चा निकल गया है, विद इन 15 मिनट्स ये आपके पास पहुंच जाएगा, तो आपके पेरेंट्स आपको वहाँ रिसीव कर सकते हैं। ऐसा ही घर से है, ठीक है। जैसे ही ये आपको इसने पिकअप किया, ठीक है, तो वो स्कूल के सिस्टम में नोटिफिकेशन चला गया, ये बच्चा स्कूल बस में बैठ गया है, ठीक है। ये एडवांस सिस्टम है, इनमें ये इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी एक कॉस्ट होती है, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट लगती है। अब वेरिएबल्स हैं, स्मार्ट वॉचेज हैं फॉर अटेंडेंस मॉनिटरिंग के लिए। वेरिएबल्स को भी अटेंडेंस मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि RFID वगैरह अगर आपके हाथ में पहना दी और जैसे ही आप क्लास में एंटर हुए तो आपकी अटेंडेंस लग गई, तो ऐसी अटेंडेंस ट्रैकिंग के लिए वेरिएबल्स टू ट्रैक स्टूडेंट्स अटेंडेंस ऑटोमेटिकली। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जो RFID सेंसर भी हो सकता है, जो नहीं कि आपकी स्मार्ट वॉच हो। रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो सकती है, एनेबल टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू मॉनिटर अटेंडेंस इन रियल टाइम। देखिए, जैसे एक आपको RFID आपके हाथ में डाल दी गई और स्कूल के गेट पे, क्लास के गेट पे, ठीक है, और लैब्स वगैरह हैं जो उनके गेट पे, ग्राउंड में, ठीक है, हॉस्टल्स में, ठीक, हर जगह RFID सेंसर लगा दिया। अब जहाँ से भी आप मूवमेंट करेंगे आपका RFID स्कैन हो जाएगा। अब यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ से आप फिर वहाँ गए, ठीक है, वहाँ से यहाँ गए या यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गए, ठीक है, तो पूरे दिन कहाँ से कहाँ गए आप, किस टाइम, जहाँ भी आप जाएंगे आपका RFID स्कैन होकर टाइम नोट हो जाएगा और आपकी लोकेशन जो ट्रैक होती रहेगी। और वो कोई ना उसमें बैटरी लगती है, ना कोई उसके अंदर जो है वो आपकी हेल्थ को नुकसान करता है। आप हमेशा उसको डाल के रख सकते हैं, बस उसको स्कैन करने के लिए स्कैनर की जरूरत होती है, तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, स्टूडेंट एब्सेंट और लेट। हेल्थ एंड वेलनेस मॉनिटरिंग भी चेक किया जा सकता है। जैसे स्मार्ट वॉच होती है, अगर आपके हाथ में पहना दिया जाए तो आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कितना सोते हैं, वो क्या हार्ट बीट है आपकी, क्या BP है, तो सब उससे मॉनिटर हो सकता है, ठीक है। बाई इंप्लीमेंटिंग दीज IoT एनेबल्ड सोल्यूशन द स्कूल कैन क्रिएट ए स्मार्ट, एफिशिएंट एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। स्टूडेंट सेंट्रिक होगा ये लर्निंग एनवायरनमेंट, सिक्योर भी होगा, ठीक है, बच्चों को और पेरेंट्स को सेफ्टी महसूस होगी। और इसके अलावा जो है, अगर और इसमें CCTV तो आजकल हर जगह ही इंस्टॉल होते हैं, ये अगर और हो जाए तो स्कूल और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। लर्निंग और एनहांस होगी, मॉनिटरिंग तो होगी होगी, लेकिन इससे एक थोड़ा सा बच्चे में एक, मैं जो मानता हूँ कि एक थोड़ा सा जो है उसको बंदिश टाइप से फील होगा कि उसके ऊपर ज़्यादा ही मॉनिटरिंग की जा रही है, तो इससे बच्चा टेंशन में आ सकता है, इसलिए इतना ज़्यादा किया भी नहीं जाता है। नेक्स्ट है 5 फ्रेंड्स प्लान टू ट्राई ए स्टार्टअप। अब ये स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, बट इनके पास क्या है, लिमिटेड बजट है, लिमिटेड कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाउ कैन दे अवेल द बेनिफिट ऑफ क्लाउड सर्विस टू लॉन्च देयर स्टार्टअप। तो स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए वो कैसे इसकी क्लाउड सर्विस का फायदा ले सकते हैं। जो भी इसमें अभी जो क्या बेनिफिट लिख देंगे हम, ठीक है, गेम चेंजर हो सकता है ये, और लिमिटेड बजट है क्योंकि, तो ये जो क्लाउड सर्विसेज है वो उनके लिए सबसे बेटर है। और क्योंकि उन्होंने वो काम शुरू करना चाहते हैं तो अपने काम पे ही फोकस कर पाए, फालतू के सेटअप पे ना उनको पैसा लगाना पड़े, ना उनको टाइम लगाना पड़े। और क्योंकि उनको इतना सेटअप करने की नॉलेज भी शुरू शुरू में नहीं होगी, तो उनके लिए यही जो क्लाउड सर्विसेज के जो भी बेनिफिट हैं वो आप इसमें लिख दीजिए कि कॉस्ट इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी होगी, प्रोडक्टिविटी एंड कोलेबोरेशन होगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए सर्विस ले लेंगे, लाइक अमेजोन का भी ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का भी ले सकते हैं, गूगल का भी ले सकते हैं, टू एक्सेस वर्चुअल मशीन, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग रिसोर्सेज ऑन डिमांड। ये आप जो है मारुति की कार लेनी है या होंडा की कार लेनी है या महिंद्रा की लेनी है या टाटा की लेनी है या BMW की लेनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने एडवांस फीचर की गाड़ी चाहिए, ठीक है, कैसी सर्विस चाहिए और आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आपके एरिया में कौन सा अवेलेबल है, ठीक है। अवेलेबल तो ये ओवर द इंटरनेट, जहाँ इंटरनेट है हर जगह ही अवेलेबल होंगे, ठीक है। पे एज यू गो प्राइसिंग होती है, सब में ही होती है। स्केलेबिलिटी है, स्केल किया जा सकता है तुरंत, थोड़े की रिक्वायरमेंट है थोड़ा ले लिया, बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट लेकर बड़ी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की रिक्वायरमेंट तो और जो है धीरे धीरे बढ़ाते गए, स्केल अप करते गए। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट ऑप्शन है, कैसे डिप्लॉय एप्लीकेशन एंड सर्विसेज क्विकली। जैसे ही इन्होंने अपनी एप्लीकेशन बनाई तुरंत जो है डिप्लॉय कर दी, यूजिंग कंटेनर्स, सर्वरलेस कंप्यूटिंग और प्लेटफॉर्म एज सर्विस के बेस पे, प्लेटफॉर्म एज सर्विस का यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन उस पर इंस्टॉल कर दी। प्रोडक्टिविटी एंड कोलेब्रेशन, आपस में वो जो है 5 फ्रेंड है तो उनको आपस में कोलेब्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। उसके लिए क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी टूल्स का यूज़ किया जा सकता है, लाइक गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365, जो ऑफिस टू कोलेबरेट ऑन डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। आजकल क्या है, आपको वर्क स्पेस दे दिया जाता है, वर्क स्पेस दे दिया, उसी वर्क स्पेस में कौन सा जो है यूज़र या कौन सा एम्प्लॉई जो है कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, उसके ऊपर सबको यही विंडो दिखाई देगी, ठीक है। और उनको अलग अलग राइट्स दिए जाएंगे, जैसे आपके कंप्यूटर में यूज़र अकाउंट क्रिएट कर दिए जाते हैं, वैसे यूज़र अकाउंट होंगे, एक एडमिन होगा, ठीक है, वो बाकी सब पे मॉनिटरिंग, जो यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट दिखेंगे, फिर उसमें जो हेल्प के लिए जो है चैट वगैरह यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐसे करके आपको एक इंटरफेस दिया होगा, उस इंटरफेस को लॉगिन ID और पासवर्ड के साथ कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी एक्सेस करता है, आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, किसने कितना प्रोग्रेस किया, एक आदमी काम करेगा वो भी उसी सिस्टम में अपडेट होगा, दूसरा करेगा वो भी अपडेट होगा, और सबने कितनी कितनी देर कंट्रीब्यूशन किया वो भी दिखाई देगा। ऐसे प्लेटफॉर्म आजकल जो है यही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बस कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी भी है, रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स हैं इसके अंदर,
अच्छा ये देखिए कम्युनिकेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जो अभी बताया मैंने, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए होते हैं और कम्युनिकेशन का उसमें चैट का ऑप्शन भी साइड में होता है, तो साइड बाय साइड चैट भी कर सकते हैं। और वर्जन कंट्रोल और काफ़ी सारे उसके अंदर फीचर्स होते हैं। रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स, ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो लेवरेज क्लाउड प्रोवाइडर्स रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर, तो उनका काम ही ये है कि उस जो है प्लेटफॉर्म को मेंटेन करना, उसके लिए फिजिकल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, एडवांस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, उसके बग्स दूर करना, उसको अप रखना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, कूलिंग प्रोवाइड करना, जो भी एडवांस फीचर जो अपडेट करना, उसको सिस्टम को मेंटेन करना, वो सब करते हैं। तो हमेशा वो सिक्योर और रिलायबल रहता है, क्योंकि उसका अप टाइम ज़्यादा होगा, वो कभी डाउन नहीं होने उसको देते हैं। रिडंडेंसी एंड बैकअप, जैसे देखिए व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप किसी दिन जो है आधे घंटे के लिए भी डाउन होता है तो पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ बन जाता है, तो ऐसी उसकी रिलायबिलिटी है और कभी कभार ही ऐसा जो है देखने में आता है। तो सिक्योरिटी फीचर्स तो इतने हैं कि जो है कोई और देख नहीं सकता, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। तो ऐसे ही हर एक जो बड़ी कंपनी है उसकी सर्विसेज में ये चीज़ें सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी तो रहती है। रिडंडेंसी एंड बैकअप रहेगा डाटा का, एक जगह पे नहीं से होता, कई जगह पे होता है, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज होती हैं, आपका डाटा कभी लॉस नहीं होगा। गूगल ड्राइव पे डाल दीजिए, आपके मोबाइल से डाटा जो है चोरी हो सकता है, आपके मोबाइल गुम हो सकता है, ठीक है, आपके से डिलीट हो सकता है, ठीक है, आपकी स्टोरेज करप्ट हो सकती है, लेकिन आपने गूगल ड्राइव पे डाल दिया तो आपको वो हमेशा मिलता रहेगा। तो ये क्या है, एक बैकअप जो है बहुत अच्छा होता है, बिल्ट इन रिडंडेंसी, मतलब रिडंडेंसी नहीं होती डाटा में, ये नहीं कि एक फाइल यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, ठीक है, उसमें एक चीज़ एक ही बार होगी, क्योंकि एक स्टोरेज का एक अच्छा मैकेनिज्म होगा, ठीक है, मल्टीपल कॉपी जरूर होंगी बैकअप के लिए, लेकिन वो आपस में सिंक रहती हैं, ठीक है, ये नहीं है कि ये आज अपडेट किया था तो ये फाइल पड़ी हुई है, दूसरी अपडेट किया था तो ये फाइल पड़ी हुई है, तीसरा चौथी फाइल यहाँ खोल दी, एक ही चीज़ थोड़ा थोड़े फर्क के साथ मल्टीपल कॉपीज है, नहीं, उसी कॉपी पे काम होगा, उसी कॉपी पे काम होता रहेगा एंड चीज आगे बढ़ती रहेगी। एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ उसी एप्लीकेशन को, उसी प्लेटफॉर्म को डेवलप करने पे है, तो वो हर एक एडवांस चीज़ उसके अंदर लगाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग सर्विसेज हो गया, उनमें ये सब अवेलेबल होती हैं, वो तुरंत अपडेट करने की कोशिश करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को। एंड AI एंड ML सर्विसेज लाइक AWS सेज मेकर, ये क्या है, AI एंड ML अनेबल्ड है। अजोर मशीन लर्निंग है। क्लाउड गूगल का क्या है, गूगल क्लाउड का AI प्लेटफॉर्म है। सभी ने अपने जो है AI में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और AI और ML की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी है। बिल्ड एंड डिप्लॉय क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंट एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं और उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सर्विस है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। AI ML IoT यूटिलाइज क्लाउड बेस्ड IoT सर्विस लाइक AWS का IoT, अजोर का IoT और गूगल क्लाउड IoT और टू कनेक्ट एंड मैनेज IoT डिवाइसेस। IoT डिवाइसेस को आपने कनेक्ट और मैनेज करना है, तो ये चीज़ें आप ये एप्लीकेशंस या जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं ये यूज़ कर सकते हैं कि मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट है, या IoTs हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे मेरी चीज़ें जो है स्मार्ट डिवाइसेस हैं और मुझे उसको एक ही जगह से जो है कंट्रोल करना है। तो मैं इसका अजोर का या AWS का या गूगल का कोई भी जो मुझे जिसका इंटरफेस पसंद आएगा, मैं उसको उसके साथ रजिस्टर करके इन डिवाइसेस को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। तो ये जितने भी क्लाउड के बेनिफिट हैं वो इसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि वही बेनिफिट उनको मिलेंगे क्लाउड का यूज़ करने से, और अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो उनके लिए भी मिलेंगे जो, तो ये फीचर्स आप इसमें लिख देंगे। बाय एम्ब्रेसिंग क्लाउड सर्विसेज 5 फ्रेंड्स कैन रिड्यूस अपफ्रंट कॉस्ट एंड मिनिमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जो कि इसका एक फीचर है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम लगेगी, अपफ्रंट कॉस्ट होती है शुरुआत में सेटअप करने की कॉस्ट। स्केल देयर बिजनेस क्विकली एंड इफेक्टिवली, क्योंकि उनको अपने सिर्फ बिजनेस पे फोकस करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड कोलेब्रेशन, तो कोलेबरेट करने के लिए भी उनको इंटरफेस मिलता है और प्रोडक्टिविटी भी उससे अच्छी होगी, क्योंकि टाइम भी बचेगा, बना बनाया एक सेटअप मिल जाएगा, उस पर जस्ट उनको काम करना है अपना। एंश्योर रोबस्ट सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, क्योंकि ये सिस्टम ये चीज़ें तो प्रोवाइड ही करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ ये जो है मिलते हैं। This will enable them to focus on developing their startup core products and services while leveraging the benefit of cloud computing to drive growth and innovation। ग्रोथ के लिए उनके पास भरपूर टाइम है उसको काम को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए मुझे ये टीचिंग शुरू करनी है, तो टीचिंग शुरू करने के लिए मैं यूट्यूब को जो पहले से बना हुआ प्लेटफॉर्म है उस पर जस्ट मुझे वीडियो डालने हैं, या मैं ये करूँ या फिर अपना एप्लीकेशन बनाने बैठूँ, ठीक है, अपना एप्लीकेशन बनाऊँ यूट्यूब के जैसा, उस पर अपने वीडियो अपलोड करूँ, तो मैं उस प्लेटफॉर्म को, उस ऐप को फेमस करूँ, या अपने वीडियो बनाने पर ध्यान दूँ, या अपने जो आपके लिए जो कंटेंट मैं बनाया है उसको अच्छे से अच्छा बनाने पर ध्यान दूँ, तो इससे जो है कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो ये ज़्यादा बेटर है कि मैं यूट्यूब एक जो बनाया प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे एडवांस फीचर अवेलेबल हैं, सारे एडवांस टूल्स अवेलेबल हैं, और ताकि मेरा फोकस जो है सिर्फ अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करने पे हो सके। इसीलिए जो ऑलरेडी बनी बनाई सर्विसेज हैं उनको ही यूज़ करना चाहिए, ना कि अपनी बनाने बैठ जाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि हम बहुत एक एडवांस लेवल पे चले गए हैं, उन सर्विसेज में हमें जो है दिक्कत आने लगी है, अपने मन मर्जी से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बाद में जो है वो अपना सिस्टम सेटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर। गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस, क्या देती है स्कॉलरशिप। प्रिपेयर ए रिपोर्ट
ऑन हाउ ब्लॉक आपको क्या बनानी है, रिपोर्ट बनानी है। तो रिपोर्ट काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, छोटी रिपोर्ट भी हो सकती है, बड़ी रिपोर्ट भी हो सकती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रिपोर्ट बनानी है, वो कैसे यूज हो सकती है, कैन बी यूज टू प्रमोट, क्या प्रमोट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप। तो आपको पता है ब्लॉकचेन के फीचर ही ये हैं, क्या है, अकाउंटेबिलिटी है, कोई बच नहीं सकता कि मैंने किया था कि नहीं किया था। ट्रांसपेरेंसी है, सबके पास इसकी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो किसी से चीज़ें छुपी हुई नहीं है। एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंट वे में काम होता है, क्योंकि इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप एफिशिएंट वे तो एफिशिएंट हो ही जाएगा, क्योंकि सभी जो है उसमें अपना योगदान देते हैं, उसको सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं और एक साथ मिलके उसको जो है मतलब ट्रस्ट भी करते हैं, तो एक एफिशिएंसी भी उससे बढ़ती है। तो देखिए इसका क्या आंसर लिखेंगे आप, ब्लॉकचेन बेस्ड स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका आपने नाम दे दिया है, किसका, रिपोर्ट का, प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। तो ये आपने रिपोर्ट का नाम दिया। फिर आपने इसमें बताया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप बाय गवर्नमेंट कैन बी, रिपोर्ट बना रहे हैं इसलिए चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। कैन बी कैसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे ही लिखे, एक जनरल आइडिया आपको इससे मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स और ओपेक प्रोसेस है, क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। ओपेक है मतलब हर चीज़ गवर्नमेंट हर एक को नहीं बताती। ओपन प्लैग्ड इन इनएफिशिएंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको पता है कि काफ़ी इनएफिशिएंटली काम करते हैं, तो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो गुस्सा ना हो, ठीक है। इनएफिशिएंट वे में काफ़ी काम करते हैं गवर्नमेंट, करप्ट भी होते हैं, सबको पैसा चाहिए कोई भी काम करने के लिए। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बता के तो कुछ देंगे ही नहीं कैसे क्या काम होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फिर यहाँ क्या करेगी, ऑफर्स ए सोल्यूशन टू दीज चैलेंजेस। ये जो चैलेंजेस आए, कोई भी चीज़ हम क्यों लाते हैं, जब कोई उसमें प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आते हैं, उनको सोल्व करने के लिए, तो क्या प्रोवाइड करेगी, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल प्लेटफॉर्म, ठीक है। यही तो चीज़ें थी ना, प्रमोट करना है इनको, और स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि जो मतलब कि डिजर्विंग है उसी को वो स्कॉलरशिप मिले। ये नहीं कि भाई जो डिजर्विंग नहीं है, जिसको जरूरत नहीं है, अपने अपने लोगों को वो जो है स्कॉलरशिप बांट ले। पता चला उसने टेस्ट भी नहीं दिया और स्कॉलरशिप उसको दे दी गई। दिस रिपोर्ट आउटलाइन हाउ ब्लॉकचेन कैन बी यूज टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। इसमें रिपोर्ट में क्या होगा, हम आउटलाइन करेंगे, बताएंगे कि कैसे प्रमोट करेगी ये चीज़ों को, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। करंट चैलेंजेस क्या है, पहले करंट सिचुएशन बतानी पड़ेगी, फिर ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन हम देंगे। करंट चैलेंज क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो कि क्वेश्चन में ही बता रखा था, उसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट करके लिख देंगे कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, ये ओपेक है, मेकिंग डिफिकल्ट फॉर स्टेक होल्डर टू ट्रैक द फ्लो ऑफ फंड कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कोई किसी को बताता नहीं है। इनएफिशिएंसीज हैं, मैनुअल प्रोसेसेस हैं एंड पेपर बेस्ड सिस्टम है, लीड टू डिलेज, एरर एंड इनएफिशिएंसी। कागज पे काम होते हैं, मैनुअल प्रोसेस है, सब धीरे धीरे काम होगा, डिले भी होंगे, गलतियां भी होंगी, मैनुअल मिस्टेक्स होंगी, और इनएफिशिएंट तो वो होता ही होता है। फिर उसमें बीच में आ जाता है करप्शन, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। कोई अपनी टेबल पे बैठा हुआ है और फिर छुट्टी चला गया है, वो वहीं जो है फाइल पड़ी हुई है, ना आगे बढ़ रही है, पता चला वो फाइल गुम भी हो सकती है, फिर वो ऐसे एक फेक फाइल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज करप्शन की आ जाती हैं, लोग इसमें मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, मतलब उस पैसे का गबन भी कर सकते हैं। और करप्शन मतलब किसी ने उसको पैसा दे दिया, उस जो है एम्प्लॉय को, और उसने क्या किया, जो है किसी का नाम उस टेस्ट में डाल दिया, या बाद में जो है टेस्ट जो है बिठा दिया और उसी वहाँ पे जाके क्वेश्चन पेपर लिख दिया। सब तरह की धांधलियाँ होती हैं, आपको पता है, आप भी इसी कंट्री के निवासी हैं, कोई जो है समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे जो है कैसे चीज़ें जो है मैनिपुलेट की जाती हैं। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ऑफिस में है जहाँ मैनुअल जो है इंसान जो है किसी के हाथ में कुछ है तो वो कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस यूज करने की कोशिश करता है। इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, स्कॉलरशिप में नॉट ऑलवेज रीच टू इंटेंडेड बेनिफिशियरी, जिसको रियल में जरूरत है उसके पास नहीं पहुंचेगी, लीडिंग टू इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी को पैसा ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी को दिया ही नहीं, उसके मार्क्स किसी के ज़्यादा थे उसके कम दिखा दिए, किसी के कम थे ज़्यादा दिखा दिए, मतलब ये सारी मैनिपुलेशन इसमें हो जाएंगी। तो ये क्या है, करंट चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को हमने क्या करना है, एड्रेस करना है। तो ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन आएगा तो क्या होगा, डिसेंट्रलाइज लेजर होगा, ये एक लेजर है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज होता है, कहीं एक जगह सेव नहीं है, मल्टीपल कॉपीज ओवर द नेटवर्क सेव है, इम्यूटेबल है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें सिर्फ ऐड किया जा सकता है, पीछे की ट्रांजैक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो स्मार्ट है और सबको जो है ये है, सबको एक्सेसिबिलिटी उसकी है। स्मार्ट ऑटोमेट द स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये सिस्टम में, ensuring that funds are released only when predetermined conditions are met, ठीक है। सारे लेवल उसको क्रॉस करने पड़ेंगे, एनरोल भी किया होना चाहिए, टेस्ट में बैठा होना चाहिए, ठीक है, टेस्ट किया भी होना चाहिए, पूरा सोल्व भी होना चाहिए, क्वेश्चन भी ठीक होने चाहिए, मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक एनक्रिप्शन है, एनक्रिप्शन होता है मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि सामने सामने ऐसे प्लेन टेक्स्ट जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें ऐसे नहीं लिखा होता, एनक्रिप्टेड होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, समझेगा तभी तो चेंज करेगा, ठीक है। इससे क्या होती है, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी जो है बढ़ जाती है। फाइनेंशियल जैसे स्टूडेंट का जो डाटा है वो चोरी नहीं होगा कि किसकी स्टूडेंट ने वो जो है टेस्ट दिया है, तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई बीच में रीड कर ले या बीच में डाटा उसका मैनिपुलेट कर दे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मान लीजिए इसको टेस्ट को देने के लिए कोई फीस थी, उस ट्रांजैक्शन का जो है किसने फीस दे रखी किसने नहीं दे रखी, पूरा उसका जो है ब्यौरा होगा। ऐसे ही जो स्कॉलरशिप है उसका पैसा किसको कितना चला गया उसका भी एक जो है लेजर बनेगा, तो वो उसमें गड़बड़ियाँ हो नहीं सकती, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है। कंसेंसस मैकेनिज्म है, सब लोग एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंचते हैं, ठीक है, तभी ये सिस्टम जो है काम कर पाता है। ऑल द स्टेक होल्डर्स एग्री ऑन द स्टेट ऑफ द लेजर, तो ये जो लेजर बना इसकी स्टेट पे सभी एग्री हैं, हाँ कि ये स्टेटमेंट ये हुई है, ये ट्रांजैक्शन हुई है। प्रिवेंटिंग
टैंपरिंग, कोई टैंपरिंग नहीं कर सकता, बीच से किसी ट्रांजेक्शन को गायब नहीं कर सकता। एंश्योरिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम की इंटेग्रिटी जो है वो बनी रहती है, कि मतलब इंटेग्रिटी वो होती है कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, हाँ हमें इस पर भरोसा है। तो इसके फिर बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स वही होंगे जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व होगी, ये बेनिफिट है। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी और करप्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो चैलेंजेस थे वो सोल्व हो गए, तो ये इसके फायदे हैं। ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये, ठीक है। टेम्पर एविडेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, उसको चेंज जो है नहीं किया जा सकता, टेम्परिंग नहीं की जा सकती। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है। ऑटोमेशन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स स्ट्रीमलाइन द स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग एरर एंड डिलेज। क्या है ये, ऑटोमेटेड प्रोसेस है, अपने आप जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें होती रहेगी, मैनुअल इंटरेक्शन इसके अंदर नहीं है, स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब कि एक अच्छे फ्लो में चलती हैं जो चीज़ें। तो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोसेस टाइम से हो जाएगा, एरर भी उसमें नहीं होंगे। अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर मान लो कहीं कुछ रुक गया है प्रोसेस तो इसमें पता चलेगा कि प्रोसेस यहाँ रुका हुआ है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। डिसेंट्रलाइज लेजर है एंड कंसेंसस मैकेनिज्म है, एंश्योर दैट ऑल स्टेक होल्डर आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन, क्योंकि सभी ने उसमें एग्री किया है। ऐसे तो नहीं एक आदमी करप्ट हो सकता है, 2 करप्ट हो सकते हैं, 4 करप्ट हो सकते हैं, 10 करप्ट हो सकते हैं, 1000 आदमी एक साथ करप्ट नहीं हो सकते। तो इसमें सबकी अकाउंटेबिलिटी है कि अभी मैंने इसको एग्री कर दिया कि हाँ इस लेजर से मैं एग्री करता हूँ, कंसेंसस पे आ गया हूँ एंड देन मैं उससे मुकर नहीं सकता हूँ, ठीक है। रिड्यूस्ड करप्शन, तो करप्शन अकाउंटेबिलिटी जहाँ बढ़ जाती है वहाँ करप्शन अपने आप कम हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी आ जाती है सिस्टम में, अकाउंटेबिलिटी आ गई ब्लॉकचेन की वजह से, क्योंकि ब्लॉकचेन क्या है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये ट्रांजेक्शंस ऐड होती रहती है और सब जो है उससे एग्री करते हैं तभी वो ऐड होती है। मैंने चैप्टर में काफ़ी डिटेल से इसको पढ़ाया है, आप उसमें देख सकते हैं। ये ट्रांजेक्शंस ऐड होंगी और ये तभी ऐड होंगी जब सभी जो है उससे एग्री करेंगे, और फिर इसकी कॉपी एक जो ये लेजर बना इसकी कॉपी जितने भी वो है पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो है शेयर हो जाती है, ठीक है। सबके पास कॉपी रहती है, तो कोई अपनी ऐसा नहीं है कि उसके पास कॉपी है उसमें चेंज कर देगा तो सिस्टम चेंज हो गया। हर जगह चेंज होना चाहिए, हर सबकी सहमति से होना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन का रोड मैप जो है बन जाएगा। नीड्स असेसमेंट, कंडक्ट ए थोरो नीड असेसमेंट टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसकी हमें क्या नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट्स का हमें जो है थोरो असेसमेंट करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म डेवलप करना पड़ेगा, कौन सा, ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट मीट्स द आइडेंटिफाई। तो क्योंकि हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो हम उसमें ये भी बताएंगे कि क्या क्या इंप्लीमेंट होगा, कैसे कैसे होगा। पहले असेसमेंट करना पड़ेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर जो है प्लेटफॉर्म क्या है उसको डेवलपमेंट के लिए जो है एक तैयार करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। फिर एक पायलट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा छोटा सा, वो करके रन करके देखना पड़ेगा कुछ लोगों के बीच, हाँ कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर फुल इंप्लीमेंटेशन करके उसको जो है लोगों के यूज़ के लिए, स्कॉलरशिप के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंटायर सिस्टम को लाइव कर दिया जाएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करती है, ऑफर्स ए पावरफुल सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करती है टू चैलेंजेस फेस्ड बाय गवर्नमेंट्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग स्कॉलरशिप को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो चैलेंजेस गवर्नमेंट को फेस होते हैं उनको ये क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है, इसका सोल्यूशन हो सकता है बाय प्रोवाइडिंग ए ट्रांसपेरेंट, क्या है सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, एफिशिएंट प्लेटफॉर्म है ये इसको काम को करने के लिए। ब्लॉकचेन कैन हेल्प एंश्योर दैट स्कॉलरशिप रीच द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज, और मेन मकसद वही है जिसको जरूरत है उसके पास ये जो क्या है स्कॉलरशिप पहुंचे। प्रमोटिंग इक्विटी, प्रमोटिंग इक्वालिटी, ये थोड़ा गलत है, प्रमोटिंग इक्वालिटीज एंड फेयरनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेस। अगर काम फेयर होगा तो सबको अच्छा लगेगा। तो ये जो मेन फीचर, जैसे ही आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसको यूज़ करने से क्या फ़ायदे होंगे, तो इसके फ़ायदे वही होंगे जो इसके फ़ायदे हैं। तो जो आपको इसके फ़ायदे पता है वो उनको आप फटाफट जो है लिख देंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आई थिंक लास्ट ही है ये, ठीक है। हाउ आर IoT एंड WOT रिलेटेड, कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है और कैसे डिफरेंट है। एक तो होगी IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक होगी इंटरनेट वेब ऑफ थिंग्स, ठीक है। क्लोज रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दैट एनेबल कनेक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं एंड एक्चुएटर्स लगे होते हैं विद द डिजिटल वर्ल्ड। फिजिकल डिवाइसेस का डिजिटल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन जो है इसमें दोनों में होता है। तो IoT क्या होता है, IoT रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, व्हीकल्स डिवाइसेस होगी, व्हीकल्स हो गए, होम अप्लायंसेस हो गई एंड अदर आइटम हो गए, एम्बेडेड विद सेंसर्स। तो उसमें क्या होने चाहिए, सेंसर उसके अंदर लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, सेंसर एम्बेडेड उसके अंदर होते हैं। ये थोड़ा सा चला गया, एम्बेडेड विद सेंसर सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर और सेंसर्स, ये चीज़ें उसके अंदर लगी होती हैं तभी तो वो कनेक्ट कर पाएगा। अलाउिंग देम टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डाटा, ये चीज़ें उसको अलाउ करती हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए। वेब ऑफ थिंग्स में क्या होता है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ IoT, क्या है ये, यानी कि ये इसका एक्सटेंशन है। दैट फोकस इज ऑन इंटीग्रेटिंग फिजिकल डिवाइसेस, अब ये जो फिजिकल डिवाइसेस होगी अलग अलग, इनको
इनको फिजिकल डिवाइसेज एंड सेंसर्स को क्या करना, इंटीग्रेट करना। ये थी अलग, ये डिवाइसेज, ये डिवाइस, ये स्मार्ट डिवाइस, ये स्मार्ट डिवाइस, ये ठीक है, ये अलग अलग घरों में लगी हुई है या ठीक है अलग अलग जगह पे लगी हुई है। इनको इंटीग्रेट करके क्या लाना, एक उस पे लाना विद वेब टेक्नोलॉजीज अनेबलिंग सीमलेस कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिवाइसेज एंड एप्लीकेशन। इस डिवाइस का अलग एप्लीकेशन है, इस डिवाइस का अलग एप्लीकेशन है, इस डिवाइस का अलग एप्लीकेशन है। इन सबको कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके अंदर सीमलेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, ठीक है, उनकी एप्लीकेशंस और डिवाइसेस के बीच में, ताकि वो आपस में भी इंटरेक्ट कर सकें एक दूसरे से। दैट विल बिकम, ये बन जाएगा वेब ऑफ थिंग्स। रिलेशनशिप अब इसके बीच में क्या है, IoT और इसके बीच में, जैसे कि ये बताया कि ये इसका एक्सटेंशन है। WOT फिर क्या होगा, बिल्ट अपॉन द फाउंडेशन ऑफ IoT, मतलब बेस क्या है, IoT है तभी जो है WOT है। ऐसे नहीं WOT कुछ और चीज़ है, ये इसी से बना है और इसी का एक एडवांस वर्जन और एडवांसमेंट कह सकते हैं। बाय प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेटिंग IoT डिवाइसेस विद वेब टेक्नोलॉजीज का यूज करके, सच एज HTTP, इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो HTTP यूज करते हैं, रेस्ट एंड जेसन, ये टेक्नोलॉजीज हैं, इनका यूज करके इनको वेब के ऊपर एक लाया गया। किसके लिए, दिस अनेबल्स इंटरऑपरेबिलिटी आ गई, क्या आ गई, ये क्या करेगा, अनेबल करेगा डिवाइसेस को फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चर। मान लो कोई विप्रो ने किया है, कोई HCL ने किया है, ठीक है, कोई जो है अमेजोन ने किया है, कोई फेसबुक ने डिवाइस बनाया है, कोई गूगल ने डिवाइस बनाया है, ठीक है, तो ये अलग अलग डिवाइसेस हैं, लेकिन इनका क्या कर सकते हैं फिर हम, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर की डिवाइस कम्युनिकेट कर सकें विद ईच अदर सीमलेसली, इंटरऑपरेबिलिटी, आपस में ये कम्युनिकेट कर सकें। हालांकि ये दूसरी कंपनी से बनी हुई होंगी, इनके सॉफ्टवेयर भी अलग अलग होंगे, इनकी एप्लीकेशंस भी अलग अलग होंगी, लेकिन एक ऐसी वेब टेक्नोलॉजी का यूज करके इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला दिया जाए, ताकि ये एक ही जगह से ऑपरेट होने लगे और ऐसे लगे कि ये पूरा एक ही सिस्टम है। स्केलेबिलिटी भी है फिर इसके अंदर। स्केलेबिलिटी में क्या है, वेब ऑफ थिंग्स अलाउज फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज कॉम्प्लेक्स IoT सिस्टम। स्केलेबिलिटी भी है, मतलब कितनी भी डिवाइसेस को इसमें जोड़ा जा सकता है। ये चीज़ों को क्या करता है, इंटीग्रेट एक साथ आने के लिए जो है अलाउ करता है, मतलब ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, और ये इजी बन जाता है कॉम्प्लेक्स जो है IoT सिस्टम को क्रिएट करने में और मैनेज करने में। इजी डेवलपमेंट है, इसको डेवलपमेंट करना भी इजी है। कैसे ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एंड प्रोटोकॉल्स भी देगा। कंप्यूटर्स के टाइम पे भी यही हुआ था, अलग अलग तरह के कंप्यूटर थे, अलग अलग कंपनी ने बनाए हुए थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे थे, अलग अलग स्टैक्स को फॉलो करते थे, ठीक है, तो उसके लिए एक कॉमन मॉडल बनाया गया, TCP/IP मॉडल बनाया गया, सबने उसको फॉलो किया। उसने जब सभी डिवाइसेस पे वो फॉलो किया जाने लगा, तो सभी डिवाइसेस क्या होगी, एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, और वो प्लेटफॉर्म आज के दिन क्या कहलाता है, इंटरनेट। तो ऐसे ही जब ये डिवाइसेस सारी एक स्टैंडर्ड API और प्रोटोकॉल्स के थ्रू का, इसमें भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल एंड बहुत सारी और प्रोटोकॉल होती हैं जो एक स्टैंडर्ड उसके हिसाब से काम करती हैं। तो ये जब चीज़ें होने लगती हैं तो ये सारी चीज़ें एक साथ आके सीमलेस कम्युनिकेशन होता है, एक नेटवर्क बनता चला जाता है। और डेवलपर्स के लिए भी ये इजी हो जाता है कि एप्लीकेशन क्रिएट करना, क्योंकि उसको एक सेट ऑफ रूल्स मिल जाते हैं, प्रोटोकॉल्स मिल जाते हैं कि इन्हीं को फॉलो करके मुझे एक सिस्टम क्रिएट करना है, ठीक है, और वो सिस्टम जब उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके किया जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाती हैं और हर जगह फिट बैठती हैं, वो कंपेटिबिलिटी इशू नहीं आता। फिर इनके कुछ डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस हम देखेंगे। एक तो है फोकस, स्कोप एंड प्रोटोकॉल। फोकस क्या, IoT फोकस इज ऑन कनेक्टिंग फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, वाइल WOT फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग दोज डिवाइसेस विद वेब टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजीज के साथ उसको इंटीग्रेट करना इसका WOT का मेन पर्पज है। यानी ये मान सकते हो कि ये हार्डवेयर से ज़्यादा फोकस है इसका, और WOT का सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। स्कोप फिर इसका देखते हैं, IoT इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट that encompasses a wide range of devices and application। वाइड रेंज मतलब होती है बहुत तरह की एप्लीकेशन है और डिवाइसेज है। while WOT is more specific framework, क्या है, एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क हमें तैयार करना है, जैसे TCP/IP मॉडल हो गया, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो वो किस लिए होता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जस्ट वो फिक्स है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उसका यही फोकस है कि ये एक स्टैक बना दिया, TCP/IP मॉडल बना दिया, ये लेयर्स बना दी, 7 लेयर एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और अप टू फिजिकल लेयर, तो ये एक फिक्स हो गया। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, बस सब चीज़ों को इसके ऊपर लेके आना जो उसका मेन जो है मकसद होता है। लेकिन IoT जो डिवाइसेस तो एंडलेस है, कितनी भी डिवाइसेस बन सकती हैं, कितनी भी एप्लीकेशंस बन सकती हैं, ठीक। फिर आती हैं प्रोटोकॉल्स। IoT डिवाइसेस ऑफन यूज प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल। प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल का यही मतलब है कि जिस कंपनी ने बनाया वो अपनी प्रोटोकॉल्स यूज कर रहा है अपने अंदर। अमेजोन अपनी अलेक्सा बना रहा है, अलग तरीके से बना रहा है। गूगल अपना जो है बना रहा है वो अलग तरीके से जो है वो बना रहा है, ठीक है। एप्पल जो बना रहे हैं वो सीरी अलग तरीके से बना रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ये इस पे चल जाए, ये इस पे चल जाए, सारा जो है एक हो जाए, ऐसा ये नहीं है, अलग अलग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो प्रोप्रिएटरी मतलब अलग अलग उनपे अलग अलग प्रोटोकॉल, इन पे इसका जो है ओनरशिप है।
वाइल WOT डिवाइसेज यूज स्टैंडर्डाइज वेब प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्डाइज वेब प्रोटोकॉल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे HTTP एंड HTTP एंड REST। तो ये जो प्रोटोकॉल ऑलरेडी है उन्हीं का यूज़ करके जो है स्टैंडर्डाइज वेब एप्लीकेशन, जैसे इंटरनेट से कनेक्ट कर तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW यूज़ होगा, ठीक है। तो उसी तरह से जो पहले से ही चीज़ें हैं उनका जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जबकि ये IoT में अपने अपने नए नए जो है इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी जो है वो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। होप आप सभी को समझ आया होगा। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है उसका एक सटीक जवाब देने की कोशिश करूं। होप सो आप लोगों की इससे हेल्प हो रही होगी और इससे आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज बहुत वास्ट है, ठीक है। इतनी वास्ट है कि आप इस पर कितना भी पढ़ लीजिए वो भी कम है, लेकिन आपके जो काम का है वो यही है, ठीक है। और इससे आपको एक फोकस, जिस पे आपका क्या होना चाहिए, चीज़ों को सीखना भी, और सीखने के साथ साथ अपने मार्क्स लेना भी आपका फिलहाल फोकस होना चाहिए। सीखना तो है ही है, अच्छे से सीखना है चीज़ों को, लेकिन एक सीखने के साथ साथ अगर मार्क्स भी अच्छे आ जाए तो वो फिलहाल वो भी आपका पर्पज है, और आई थिंक वो पर्पज आपका इस चैनल से सोल्व हो रहा है। और अगर ये हो रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसमें आगे और भी वीडियो आते रहेंगे। खुद शेयर सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं। थैंक यू।